हेलो। हेलो, माइक चेक। चैट में बताइए एक बार, क्या सब कुछ समझ आ रहा है? मेरा पढ़ाई। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? मेरी वीडियो दिख रही है या नहीं? यस। यस। ऑल राइट। मयंक जी बोल रहे हैं। अच्छा, ये तो आपके मेंटर ही हैं। रोहित। यस। ऑल आर गोइंग। इज ब्रिलियंट सर। लोकेश जी, टेस्ट को आपने सीरियसली नहीं लिया। मैंने देखा आपने एक ही मिनट के अंदर टेस्ट बंद कर दिया। कोई टेक्निकल इशू था तो प्लीज अपने मेंटर को रिपोर्ट करिएगा। ऑडिबल एंड विजिबल ऑल गुड। साउंड नॉट क्लियर। ये सिर्फ उमर फारूक जी को ही हो रही है साउंड नॉट क्लियर, या सबको मेरी आवाज जो है आज क्लियर नहीं आ रही है? गुड इवनिंग, साउंड इज क्लियर। क्लियर, भास्कर जी बोल रहे हैं क्लियर। अच्छा, भास्कर जी को आज मैंने स्पेशली क्लास थोड़ा जल्दी ज्वाइन करने के लिए बोला था। प्रणाम भास्कर जी। चलिए पहले वही डिस्कस कर लेते हैं। इस बीच बाकी लोग जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। अ, अंकुर जी, मैं ज्यूम कर रहा हूँ आपने गलती से अनम्यूट कर लिया है। मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। कोई बात अगर आपको करनी है तो प्लीज हैंड रेज करिएगा, है ना? मैं इस बीच पहले एक चीज डिस्कस कर लेता हूँ जो कल की क्लास की है। एंड भास्कर जी ने, अगर कुछ लोगों ने कल देखा हो तो क्लास के बीच में भी पूछने की कोशिश की थी, है ना? हमने बोला था पहले ट्राई करिए फिर बताइएगा। पर इनका ये मानना था, इनका ये दिखाना था कि सर अच्छा, मैंने थोड़ा सा फिक्स कर लिया है शायद। मैं वही कर देता हूँ जो भास्कर जी ने मुझे भेजा था। हम बोल रहे थे विथ 200 पिक्सल्स। भास्कर जी मुझे करेक्ट करिएगा अगर आपने यही एग्जाम्पल लिख कर भेजा था तो। नहीं, ये नहीं है। अच्छा, ये शायद ओपन विद लाइव सर्वर एक बार दोबारा हमको करना पड़ेगा। भी देखिए ठीक से हो रहा है। तो क्वेश्चन ये था भास्कर जी का कि कल देखिए हमने बताया था कि जब भी हम ट्रांसफॉर्म करते हैं चीजों को तो बॉक्स जो है वो आसपास वाले किसी भी के भी लेआउट पर, किसी की शेप पर जो है वो फर्क नहीं पड़ता है ना? हमारे नोट्स में भी हमने यही लिखा था। बट भास्कर जी ने एग्जाम्पल लिखकर दिखाया कि सर देखिए, हमने ये बेसिकली सीएसएस यहाँ पर लिखी है। इसके अंदर आपको कंटेनर दिख रहा है, हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है, गैप है, बॉक्स है, बॉक्स है, बॉक्स है, बॉक्स वन होवर पे हमने लगाया है विद 200, है ना? और अभी हो ये रहा है कि देखिए, जैसे ही मैं इसको होवर करता हूँ इसके ऊपर जाके इसका साइज 100 से 200 हो जाता है। और बगल वाला जो इसका बॉक्स है इसको ये पुश कर रहा है ना? तो ये कैसे हो रहा है? हमने तो बोला था कि जब भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चैट में बताइए किसको समझ आ रहा है, और जरा कैमरास भी ऑन कर लीजिए। बस मुझे लगता है धीरे धीरे, मैं एक बार बोलता हूँ धीरे धीरे, बाद में बस मैं और औरंगजेब जी ही रह जाते हैं जिनका कैमरा ऑन है। अभी भी आई थिंक दो तीन लोग यहाँ पर हैं, बट बाकी लोग भी देखिए कोशिश करिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी ध्यान दे पाता हूँ कौन कितना ध्यान से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। कोशिश करिए कैमरा ऑन करके पढ़ाई करें। निर्मला जी, आप बताइए। Sir, even I tried this. The same thing was happening. हम्म। And if there is one more div box above whatever the hover effect, no, so it हम्म। will overlap it. And I tried with Z index also. Yesterday you were saying हम्म। we can give Z index to prioritize the stacking order. हम्म। I was not able to get that actually. So we cannot push it back. I think so. ओके। ऑलराइट, सो मैं पहले एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, यहाँ पे कि कंफ्यूजन क्या हो रहा है एंड उस कंफ्यूजन को हम कैसे यहाँ पर दूर करें। ठीक है? तो देखिए, हमने एक बार, मैं अपने नोट्स वापस दिखाता हूँ, है ना, जो हमने कल क्लास में देखा था। अभी ग्रिड थोड़ा बाद में लेंगे, पहले एक बार वापस चलते हैं हमारे नोट्स में, जहाँ ये देखिए हम यहाँ सीएसएस ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे थे और यहाँ हमने क्या लिखा था। हमने यहाँ पर लिखा था, अगर आप ये देखेंगे नोट्स में, पॉइंट नंबर 3, इट डज नॉट अफेक्ट द लेआउट ऑफ सराउंडिंग एलिमेंट्स। तो यानी इसको तो आइडियली आसपास के जो सराउंडिंग एलिमेंट्स हैं उनको अफेक्ट नहीं करना चाहिए था, पर अभी जब हमने देखा तो अफेक्ट कर रहा है। देखिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये समझना है कि हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म यूज किया ही नहीं, है ना? अभी यहाँ पर अगर आप भास्कर जी का एग्जाम्पल देखेंगे, इन्होंने क्या करने की कोशिश की है। इन्होंने बॉक्स बेसिकली कोलन होवर लगाया, यानी यहाँ सूडो क्लास हमने यूज की है।
जहां पर हम ये बोल रहे हैं कि भाई बटन, मेरा जो भी बॉक्स वन है उसको जब भी कोई होवर करे तो उसका विड्थ जो है वो 200 पिक्सल्स हो जाना चाहिए। और ओरिजिनल विड्थ हमारे बॉक्स वन का क्या है? ओरिजिनल विड्थ अगर आप देखेंगे उस एलिमेंट का, तो ओरिजिनल विड्थ है 100 पिक्सल्स, है ना। तो हम ये बोल रहे हैं 100 से 200 हो जाना चाहिए। फिलहाल के लिए मान लीजिए अगर मेरी जो ट्रांजिशन है इसको मैं क्या कर दूं, कॉमेंट आउट कर दूं, तो यहाँ हमने क्या बताया है कि बस बॉक्स है और बॉक्स का जो विड्थ है वो होवर होने पर 200 हो जाना चाहिए। अब मैं जैसे ही इस पे देखिए आकर ओवर करता हूँ तो ये बेसिकली साइड जो साइज है इसका बड़ा हो जा रहा है ना। तो देखिए ये तो हमने एनिमेशन से पहले पढ़ा था कि सूडो क्लासेस से आप किसी भी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज कर सकते हैं ऑन अ स्पेसिफिक स्टेट। तो ये होवर हो सकती है, ये एक्टिव हो सकती है, तो किसी भी स्टेट में हम इसका साइज बड़ा कर सकते हैं। इस केस में आपस में एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे, किस केस में नहीं करेंगे? जो हमने नोट्स में बोला, यानी सीएसएस ट्रांसफॉर्म। सिर्फ ट्रांसफॉर्म वो चीज है जब आप ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो ये आसपास की चीजों को अफेक्ट नहीं करेगा। यहां आपने क्या लगाया? आपने लगाया ट्रांजिशन। देखिए फर्क दोनों में क्लियर करना है। ट्रांजिशन सिर्फ वो चीज है जो मैंने कल बताया था कि आप उसको बताते हैं इनिशियल स्टेट क्या है, आप उसको बताते हैं फाइनल स्टेट क्या है, और बीच के फ्रेम्स जो हैं वो आप जनरेट करने की कोशिश करते हैं। बस इतना ही ट्रांजिशन करता है। ट्रांजिशन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जो चेंज कर रहे हैं वो नॉर्मल चेंज है, वो एक्चुअली ट्रांसफॉर्म वाला चेंज है, आप कोई एनिमेशन लगा रहे हैं, इस बात से ट्रांजिशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रांजिशन ओनली चीज क्या कर रहा है, आप उसको एक टाइम देते हैं कि इतने टाइम में करिए, इस टाइमिंग फंक्शन के साथ करिए, और कौन सा बेसिकली प्रॉपर्टी है जो मैं चाह रहा हूं कि आप अपने हिसाब से बेसिकली फ्रेम्स में लगाकर दिखाएं। तो अगर आप नॉर्मल ट्रांजिशन यूज करेंगे किसी भी चीज पर, तो ये जो साइज अफेक्ट होना है यहाँ पर, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि ट्रांजिशन यूज हुआ या नहीं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि होवर के अंदर आपने किया क्या है। आपने उसकी एक्चुअल विड्थ को चेंज किया है, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्म आपने यूज नहीं किया है, इसलिए उसकी एक्चुअल विड्थ चेंज हो रही है। और एक्चुअल विड्थ अगर चेंज होगी तो आसपास के एलिमेंट्स के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। इसका एक दूसरा ऑल्टरनेट क्या है? मैं यहाँ विड्थ 200 करने की जगह, जो मान लीजिए हमने कल ट्रांसफॉर्म पढ़ा था, मैं यहाँ क्या कर दूं, मैं यहाँ लगाऊं ट्रांसफॉर्म, एंड स्केल में इसका मान लीजिए कर दूं 1.5, है ना। यहाँ मेरे को 100 से 200 करना है, मैं इसका स्केल कर दूं 2। स्केल 2 का क्या मतलब है भाई? जो भी इसकी बेसिकली स्केल है वो डबल हो जाना चाहिए। हमको सिर्फ विड्थ चेंज करना था, तो स्केल x2 कर देते हैं। स्केल x2 क्या करेगा? सिर्फ x एक्सिस में इसको डबल कर देगा, है ना। तो सिर्फ x एक्सिस में इसको डबल करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर मैं आकर होवर करूंगा तो देखिए क्या हुआ, ये इसके सीधे ऊपर चढ़ रहा है, पर इसके साथ क्या नहीं हो रहा। और यहाँ क्योंकि हमने ट्रांजिशन में सिर्फ विड्थ के लिए दिया है, तो यहाँ ट्रांजिशन भी नहीं हो रहा। अगर मैं इसको ऑल कर दूं ट्रांजिशन को, इसके बाद अगर मैं आकर करूंगा तो देखिए अभी आराम से भी हो रहा है, पर इसके बगल वाले बॉक्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बगल वाले बॉक्स के सीधा ऊपर जा रहा है ना। तो ये डाउट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि जो हमने बोला है कि आसपास के एलिमेंट्स अफेक्ट नहीं होंगे, आसपास के ऑब्जेक्ट्स अफेक्ट नहीं होंगे, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म के केस में है, ना कि ट्रांजिशन। ट्रांजिशन इज ओनली जनरेटिंग फ्रेम्स टू योर फाइनल स्टेट। आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, बगल वाले को फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि आपने ट्रांसफॉर्म यूज किया है या नहीं किया है ना। अब एक चीज जो दूसरी निर्मला जी ने बोली वो भी हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। मैंने भी पर्सनली वो कभी ट्राई नहीं की है। क्या? अभी देखिए हो ये रहा है कि बॉक्स इसके ऊपर जा रहा है ना। मेरा मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम इस बॉक्स 2 में जेड इंडेक्स दे दें तो ये बेसिकली इसके नीचे जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक बार पता कर लेते हैं, है ना। 1 या 2 इसकी हमें कोई भी वैल्यू दे देता हूँ। उसके बाद अगर मैं कर रहा हूँ तो देखिए ये एक्चुअली इसके नीचे जा रहा है निर्मला जी, पर आपको दिख नहीं रहा क्योंकि जैसे ही इसकी बाउंड्री को हिट करता है उसके बाद बेसिकली रेड वाले के नीचे जा रहा है, पर लेफ्ट में बड़ा है। एक बार इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए एक्स एक्सिस पर मैं इसको 4 गुना कर लेता हूँ, है ना। अब मैंने इसको 4 गुना कर लिया, अब भी मैं कर रहा हूँ तो देखिए इसके नीचे से निकल के उधर आ गया ये, यानी जेड इंडेक्स जो है वो एक्चुअली इसका चेंज हो गया है। बट जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ तो ये वापस आ जाता है। निर्मला जी एक बार ये बात आपको क्लियर हुई क्या? मैंने आपको क्वेश्चन आंसर किया या यू आर आस्किंग समथिंग एल्स? Yes, sir, I understood now. Actually, the mistake was earlier, whatever you told, no? We were applying for transition and the width, whatever we have given. The first thing I was करेक्ट doing the same thing. Now I understood. We need to give transform scale. For that, it will be, yeah, करेक्ट okay, it will work correctly. I understood, करेक्ट। sir. इफ यू चेंज Thank एनी you. फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी इफ यू चेंज सपोज width, if you change height, if you change anything else, then it will definitely affect everything that is around it. Again, when we said that it will not affect surrounding elements, that is true only for css transform, not for anything else. भास्कर जी आपको भी क्लियर हुआ क्या आपका ओरिजिनल डाउट? यस। ऑलराइट, चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा है ना। और ये टॉपिक वो भी है, अगर बहुत सारे लोग अभी तक वो देख कर आए हैं कि हमने सीएसएस को यूट्यूब पर कैसे पढ़ाया था,
तो काफी सारी चीजें आपको सिमिलर लग रही होंगी, है ना। पर ये टॉपिक ऐसा है जो हमने यूट्यूब पर बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाया था, अभी मुझे लग रहा है हम क्योंकि एक डीप डाइव कर रहे हैं, तो यहाँ मैंने इसको एक बार अलग से प्रिपेयर किया है कि हम यहाँ पर ग्रिड सिस्टम जो है वो पढ़ा सकें। किसी ने शायद बैच में स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट भी किया था कि सर ग्रिड को हम डीप पे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, मुझे याद नहीं है कि फोन पे किया था या लाइव क्लास में किया था, बट किसी ने रिक्वेस्ट किया था तो भी मैंने कंसिडर किया कि हम ग्रिड को थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं, है ना। अब देखिए फ्लेक्स बॉक्स हमने देखा था, पूरा एक क्लास से भी ज्यादा हमको लगा था फ्लेक्स बॉक्स देखने में। अनीश जी पूछ रहे हैं सीएसएस की कितनी क्लास बची हुई है, देखिए होपफुली आज की ये लास्ट क्लास होना चाहिए। एंड ये मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, जहां तक यूजेस की बात है तो ये चलता रहेगा पूरे बैच में, जहां सीएसएस का हमको यूजेस करना होगा, जहां भी हम फ्रंट एंड बनाएंगे, चाहे हम रिएक्ट पढ़ेंगे आगे जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, इनके यूजेस तो आते ही रहेंगे। बोरिंग लग रहा है सीएसएस, क्लास छोड़कर चले जाइए अनीश जी, कोई बात नहीं। तो हमको क्या करना है, मैं अपने हिसाब से क्लास यहाँ पर पढ़ाऊंगा, जितना मुझे लग रहा है पढ़ाना चाहिए मैं पढ़ाऊंगा। आज की क्लास तो डेफिनेटली खत्म नहीं होगा, अगर आपको बोरिंग लग रहा है अपना टाइम का बेटर यूज कीजिए, है ना, क्लास में बैठने का कोई कंपल्शन नहीं है। अ, हम कोशिश करेंगे कि ग्रिड को आज कंप्लीट करें, बट जरूरी नहीं है, भगाएंगे नहीं, है ना। जितना हम पढ़ पाएंगे स्पीड से, जितना समझ आएगा, जितने डाउट्स के साथ हम सॉल्व कर पाएंगे, उतना आज यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ग्रिड क्या है, देखिए फ्लेक्स बॉक्स में जब हमने बात की थी, फ्लेक्स बॉक्स को हमने क्या बोला था, इट वाज वन डायमेंशनल लेआउट सिस्टम। हम क्या डिफाइन कर पा रहे थे, एक हमारी एक्सेस थी, है ना, वहां पर जब हम एक्सेस डिफाइन कर रहे थे, हमारी मेन एक्सेस नॉर्मल केस में मेन एक्सेस जाती थी लेफ्ट टू राइट, जो बेसिकली क्रॉस एक्सेस थी वो जाती थी टॉप टू बॉटम, इस तरह से एक्सेस चलती थी। और जो बॉक्सेस थे हमारे, जो एलिमेंट्स थे, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाते थे, बट जब बेसिकली ओवरफ्लो या इस टाइप की कोई चीज हो रही थी तो हम बोलते थे कि भैया आप रैप कर लीजिए, है ना, रैप करके आप नेक्स्ट लाइन में आ जाइए। बट उसके बाद भी डायरेक्शन हमारे बॉक्सेस की एक ही होती थी। आप इसका जो बेसिकली आप ये मान लीजिए, इसका जो थोड़ा सा और हाँ सॉरी, तो मैं ग्रिड की बात कर रहा था, तो ग्रिड में क्या करना है हमको, हम ग्रिड में अपने आप डिफाइन कर सकते हैं स्पेसिफिकली कि हम हमारा जो पेज है वो ग्रिड में किस तरह का दिखना चाहिए, और जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर के वो किस तरह से स्पेसिफिकली वहां पर अरेंज होने चाहिए। अभी तक हम क्या डिफाइन कर पाते थे, सिर्फ हमारी एक एक्सेस हम डिफाइन कर पा रहे थे, उसके अंदर की स्पेसिंग ये वो ऑब्वियसली बहुत फ्लेक्सिबल था फ्लेक्स बॉक्स को यूज करना। और प्रैक्टिकल केसेस में जैसा हमने दिखाया, मिंत्रा जैसे जो बेसिकली प्रोडक्शन वाली जो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं उनका काम भी फ्लेक्स बॉक्स से चल जाता है। बट आप उसके बाद भी ग्रिड का अब हम यूज देखेंगे, ग्रिड फ्लेक्स बॉक्स से भी कितना ज्यादा पावरफुल है, इससे और ज्यादा कंट्रोल आपको मिलता है ना। देखिए एक मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको बता दूं पहले ही, जो एग्जांपल नहीं एनालॉजी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे दो तरह की लैंग्वेजेस हैं, है ना, इन जनरल अगर हम कंपेयर करें, एक है लैंग्वेज जावा, है ना, और एक है लैंग्वेज मान लीजिए जावास्क्रिप्ट, है ना। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आपने देखा होगा किचन में ना हमारे यहाँ दो तरह के नाइफ्स होते हैं, अगर आप नॉर्मली देखेंगे। एक तो नाइफ ऐसा होता है जो जनरली आप नॉर्मल काम के लिए यूज करते हैं, थोड़ा ब्लंट नाइफ है ना, ब्लंट का मतलब जिसकी धार बहुत ज्यादा तेज नहीं होती ना, इस टाइप का नाइफ है, नॉर्मल नाइफ है, आप उसको यूज करते हैं। कोई चाकू जब आप नया खरीद कर लाते हैं, या जैसे गलियों में हमारे यहाँ तो आता है, चाकू पर आप धार लगवा लेते हैं, राइट, वो थोड़ा शार्प हो जाता है। उसके बाद होता क्या है, अगर आप उसका इस्तेमाल ध्यान से ना करें तो गड़बड़ हो जाती है ना, किसी का भी हाथ कट सकता है। इसी तरह से बेसिकली सेम लॉजिक जो है वो लैंग्वेजेस में भी लगता है, सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगेगा। क्या, देखिए अगर आप जावा जैसी कोई लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं ना, तो वहां पर मेसअप करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि जावा का एक बहुत पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, अगर आप उससे जरा भी इधर उधर होंगे तो एरर आ जाएगी, है ना। जो जावा का कंपाइलर है वो आपको बहुत ज्यादा गलतियां करने नहीं देता, गलतियां मतलब रन टाइम वाली जो गलतियां हैं बहुत ज्यादा वो करने नहीं देता, क्योंकि उसका एक स्ट्रक्चर है, उसी हिसाब से आपको लिखना है। अभी जब हम नेक्स्ट क्लास से या प्रॉब्ली नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास से जब हम जावास्क्रिप्ट को शुरू करेंगे, तो हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट भी ना एचटीएमएल और सीएसएस की तरह, क्योंकि इसको भी इंटरनेट वाली लैंग्वेज में बेसिकली इंटरनेट वाले मोड में काम करना है, ब्राउजर्स पर काम करना है, तो ये भी काफी ज्यादा फॉरगिविंग होती है ना। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा फॉरगिविंग होता है, आपने कुछ किया कुछ नहीं किया, कहीं सेमीकोलन मिस हो गया, कोई बात नहीं, सब चीजें यहाँ पर चल जाती हैं। बट ये क्या है, आपको एक तरह से कंसिडर करना है कि जो भी फॉरगिविंग वाली चीजें है ना, ये ज्यादा शार्प वाले नाइफ्स है, यानी जो बहुत अच्छा प्रोग्रामर है, जिसको बहुत अच्छे से चीजें समझ आ रही हैं, मुझे इसको कैसे यूज करना है, उसको जो रेस्ट्रिक्शंस हैं जावा में, वो लगता है इतना सादा फालतू कोड लिखना पड़ता है बहुत सारी चीजों के लिए, मुझे तो पाइथन जावास्क्रिप्ट पसंद है, मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। बट अगर आप उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गंदा कोड लिखना, अनमैनेजेबल कोड लिखना, ऐसा कोड लिखना जिसमें रन टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी बहुत ज्यादा आसान होता है जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस में या बाकी लैंग्वेजेस में। सेम जो एनालॉजी है, सेम जो लॉजिक है, वो फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड पे भी अप्लाई होगा। देखिए ग्रिड देता है आपको बहुत ज्यादा पावर टू डिफाइन कि मेरा यूआई किस तरह से दिखेगा, मेरे यूआई के जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से अरेंज होंगे। बट अगर आपने इसको ठीक से नहीं समझा या आप इसको ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मैनेज करना आपके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा रन टाइम पर। इसलिए मैंने जब मैं बेसिकली यूट्यूब वाला कोर्स जब डिजाइन कर रहा था, तो मैंने कॉल लिया था कि ग्रिड हमको वहां पर कवर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड।
बट यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ जो लोग हैं वो और ज्यादा कमिटेड हैं इस काम को लेकर के, अपना रोज समय कमिट कर रहे हैं, कुछ पैसे कमिट कर रहे हैं, है ना। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ लोग थोड़े ज्यादा सीरियस हैं, तो हमको कवर करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द लोग एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है इसको थोड़ा सा एटलीस्ट इंट्रोडक्शन लेवल पर या एक अच्छे लेवल पर यहाँ पर समझ पाएंगे, है ना। तो हम ग्रिड को स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्रिड को समझने से पहले जैसे हमने थोड़ी सी बेसिकली पढ़ाई की थी, जब हम फ्लेक्सबॉक्स समझ रहे थे शुरुआत में कुछ कुछ चीजें समझी थी, ग्रिड में भी हम पहले एक बेसिक एग्जांपल का ग्रिड बनाएंगे। उसके बाद थोड़ी सी हमको टर्म्स होंगी जो याद रखनी पड़ेंगी, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स होंगे जो हमको पहले समझने पड़ेंगे, है ना। तो सबसे पहली जो हमको चीज समझनी है उसका नाम क्या है, ग्रिड टेम्पलेट रो और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। अब देखिए जो टर्म है टेम्पलेट, ये बार बार आती रहेगी। टेम्पलेट का क्या मतलब होता है, सबसे पहले टेम्पलेट का मतलब समझना है। देखिए टेम्पलेट का अगर मेरे को नॉर्मल लैंग्वेज में कोई एग्जांपल निकालना हो तो टेम्पलेट आप ये मान लीजिए, जब हम छोटे थे, मुझे नहीं पता कि आजकल वो इस्तेमाल होता है या नहीं, कंप्यूटर्स आने के बाद छोटे छोटे ना, अगर आपको थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज में बड़े अक्षर लिखने थे, स्टेंसिल्स आते थे, है ना। स्टेंसिल आती है जिसमें ए से लेकर जेड तक कुछ कुछ बेसिकली जो इंग्लिश के कैरेक्टर्स हैं वो लिखे हुए होंगे। आपको छोटा सा स्टार बनाना है, अलग अलग शेप्स बनानी है, उसकी स्टेंसिल होती है। आप वो स्टेंसिल रखते हो, बस पेंसिल उसके अंदर घुमाते हो और बेसिकली आपकी जो फाइनल शेप है वो बनकर तैयार हो जाती है। आप ये मानिए ग्रिड टेम्पलेट भी जो है ये इसी तरह से है। टेम्पलेट का मतलब क्या है, अब ये सिर्फ पहली बार अभी वर्ड आ रहा है पर ये ग्रिड में आगे आता रहेगा। जहां भी टेम्पलेट का वर्ड आए तो समझिएगा हम चीज को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ एक्चुअल बन नहीं रहा है, हम ये बता रहे हैं कि जब एक्चुअली बनेगा तो वो किस टाइप का होगा, वो डेफिनेशन हम यहाँ डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ना। बस इतना एग्जांपल अभी जो मैंने बताया अपने दिमाग में रखिएगा, अभी जब हम इसको यूज करेंगे तो आपको समझ आएगा ग्रिड टेम्पलेट रो का मतलब क्या है। तो देखिए हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, दो चीजें आपको इस्तेमाल करनी है, ग्रिड टेम्पलेट रो और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। यानी देखिए ग्रिड का क्या मतलब है, अभी जो हम लास्ट इमेज में भी देख रहे थे, जब वन डायमेंशनल है तो आप उसको रोज में लगा सकते हैं या बस कॉलम्स में लगा सकते हैं। आप या तो वो बोलेंगे भाई मेरा रो वाला है, जब हम फ्लेक्स डायरेक्शन बोलते थे तो सारी चीजें लेफ्ट टू राइट लगना शुरू हो जाती थी। आप कॉलम बोलते थे तो टॉप टू बॉटम लगना शुरू हो जाती थी। अब क्योंकि बात ग्रिड की आ गई है, ग्रिड मतलब टू डायमेंशनल, यानी अब रो और कॉलम चीजें एक साथ लग रही होंगी, कभी रो में कभी कॉलम में। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरी चीज एक्जैक्टली कहाँ जाएगी। ये क्या है, अगर आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल ग्रिड का लेना है तो जो नॉर्मल टेबल आप देखते हैं वो टेबल एक बेसिकली बेस्ट एग्जाम्पल है ग्रिड का। टेबल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, है ना। और उन कॉलम्स में अभी तो देखिए मान लीजिए यहाँ एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये मर्ज कर दिया इसने, दो रो को मर्ज कर दिया। तो रोज चलते हैं इस तरह से, ये हुए मेरे रोज, और कॉलम्स चलते हैं टॉप टू बॉटम, है ना। और उसका ये जो बीच में जो भी बन गया है इन सबको हम बोलते हैं सेल्स, इंडिविजुअल सेल्स जो है मेरे बने, है ना। तो इसी चीज को हम यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे ग्रिड टेम्पलेट रो और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम की मदद से। तो एक बार पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसके मैंने नोट्स भी कोशिश की है थोड़े से एलेबोरेट हो, बाद में अगर आपको रिवाइज करना है थोड़ा सा बाद में इसमें डीप डाइव करना है, क्योंकि इन चीजों को भूलना थोड़ा आसान होता है जो थोड़े से सोफिस्टिकेटेड टॉपिक्स हैं। तो आपके नोट्स भी इस तरह के होने चाहिए कि आपके पास कोड बेसिकली प्रॉपर डेफिनेशन सब चीज यहाँ पर अवेलेबल हो, आप बेसिकली आउटपुट देखकर भी समझ पाए। तो हम पहले अपना दोबारा जो प्रोजेक्ट है वो खोल लेते हैं, वन लाइफ, है ना। एक हम इसमें एक नया फोल्डर बना लेते हैं क्योंकि इसमें काफी सारा हम काम कर रहे होंगे। 15 एनिमेशन हमारा हो गया था, वन के अंदर आ जाते हैं, यहाँ बना लेते हैं 16 एंड ग्रिड, है ना। 16 ग्रिड के अंदर हम आ गए हैं। इसके अंदर हम सबसे पहला बना लेते हैं, मान लीजिए इंडेक्स, या बेसिक मैं नाम इसका रख लेता हूँ बेसिक। अभी हम ग्रिड बना रहे हैं बेसिक डॉट HTML। बेसिक हमने यहाँ पर जनरेट कर लिया है। यहाँ पर मैं मान लीजिए बोल देता हूँ फर्स्ट ग्रिड, है ना। सबसे पहला काम हम करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर। तो देखिए फर्स्ट ग्रिड ब्लैंक मेरा यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। अब देखिए हमको करना क्या है, अभी ये आउटपुट आप देखकर चलिए जो हमने यहाँ नोट्स में लगाया, यानी हम ये चाह रहे हैं हमारे जो एलिमेंट्स हैं, हमारी जो आइटम्स हैं वो इस तरह से दिखने चाहिए, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, इनको अरेंज कर रहा हूँ एक टेबल की तरह। तो ये है मेरी फर्स्ट आइटम, ये है मेरी सेकंड आइटम, ये है मेरी थर्ड आइटम, ये है मेरी फोर्थ आइटम, फिफ्थ आइटम, सिक्स्थ आइटम। तो पहले मैं नॉर्मली जो हम HTML CSS में डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करूंगा, उसके बाद देखेंगे हम इनको इस तरह से टेबल की तरह कैसे यहाँ पर अरेंज करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम अपना HTML डिफाइन कर लेते हैं। एक हम यहाँ पर डिव डिफाइन कर रहे हैं, मान लीजिए किस नाम से, आइटम कंटेनर के नाम से, है ना। या मान लीजिए हम इसको ग्रिड बोल देते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, है ना। मान लीजिए मैं इसको बोल देता हूँ ग्रिड, है ना। एक हमने ग्रिड नाम से एक बाहर वाला कंटेनर बना लिया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम उसको सेल्स बोल रहे थे अभी, तो डिव बना लेते हैं सेल्स के नाम से, है ना। नाम से मतलब जब मैं बोल रहा हूँ बेसिकली ऑब्वियसली क्लास की बात कर रहा हूँ। तो एक हमने पहले बना लिया ग्रिड, उसके अंदर हमने एक बना लिया क्लास। एक्चुअली ग्रिड से ना ये आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ग्रिड कहाँ कहाँ पर यूज करना है, तो इसका नाम हम ग्रिड नहीं रखते, इसका नाम हम कंटेनर ही रख देते हैं जो हम पहले से रखते आ रहे हैं। ये हो गया कंटेनर और ये हो गया सेल। सेल कहीं पर नाम यूज नहीं होता तो सेल हम यहाँ पर यूज
कर सकते हैं। इसके अंदर मान लीजिए मैंने लिख लिया 1, है ना, जो हम वहां पर लिखने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह से यहाँ मान लीजिए हमको 6 आइटम्स लगाने हैं, 4 5 6, तो ये हो जाएगा 2 3 4 5, है ना। तो ये 6 एलिमेंट्स हैं। अभी क्या है देखिए, डिव है, ब्लॉक एलिमेंट है, तो एक एक लाइन पर एक एक यहाँ आपको दिख रहा है। अब मैं इसका बेसिक स्टाइलिंग पहले डिफाइन कर लेता हूँ। स्टाइल टैग हमने लगाया, हम लगा लेते हैं डॉट सेल, है ना। यहाँ पर डॉट सेल हो गया। हम मान लीजिए सबसे पहले क्या डिफाइन कर लेते हैं, एक बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर मान लीजिए टील, है ना। थोड़ा अच्छा कलर नहीं है बट चलिए कोई बात। बैकग्राउंड कलर हमने डिफाइन कर लिया। एक थोड़ा सा मार्जिन डिफाइन कर देते हैं चारों तरफ। ये मार्जिन एक्चुअली डिफाइन नहीं करते, मार्जिन हम वहां से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी हाइट डिफाइन कर लेते हैं। हाइट विल बी मान लीजिए 20 पिक्सल्स, विड्थ विल बी 20 पिक्सल्स, है ना। पैडिंग डिफाइन कर लेते हैं। पैडिंग मान लीजिए 5 पिक्सल्स की। टेक्स्ट में चाहता हूँ सेंटर में दिखे, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। एक बॉर्डर डिफाइन कर देते हैं। बॉर्डर मान लीजिए 2 पिक्सल, सॉलिड टोमेटो, है ना। और बॉर्डर रेडियस भी कर देते हैं, मान लीजिए 5 पिक्सल्स, है ना। थोड़े थोड़े राउंड यहाँ पर हो गए, तो हमारे आइटम्स तो बन गए। पर अब ये ग्रिड में अरेंज नहीं हुए जो हमको कंटेनर में डिफाइन करना था। तो अब हम डिफाइन करना शुरू करेंगे हमारा कंटेनर क्लास। बेसिक सेल्स तो हमने बना लिए, वैसे तो देखने में बहुत ही अजीब से लग रहे हैं, मेरी कलर चॉइसेस ऐसी हैं, बट कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए डॉट कंटेनर बना लिया। अब कंटेनर में देखिए हमको क्या क्या करना है। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले, जिस तरह से हम फ्लेक्स मार्क करते थे, इस बार हम डिस्प्ले कर रहे हैं ग्रिड, है ना। तो सबसे पहले पहले मैं बोल देता हूँ डिस्प्ले ग्रिड, है ना। डिस्प्ले ग्रिड मैंने बोला, अभी देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। जैसा नॉर्मली था अभी भी ये चीजें वैसी दिख रही है ना। यहाँ पर हम एक चीज मार्जिन, शायद मैंने पता नहीं क्यों डिफाइन नहीं किया, मार्जिन और डिफाइन कर लेते हैं 5 पिक्सल्स का, है ना। तो इनके बीच में आपस में मार्जिन भी आ गया। देखिए मैंने डिस्प्ले ग्रिड किया तो यहाँ पर अभी कोई भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने ये तो बोल दिया कि आपको ग्रिड में करना है। पर फ्लेक्स बॉक्स में तो क्या होता था, उसने कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज लिए हुए थे कि बाई डिफॉल्ट मैं चीजों को रो में अरेंज करना स्टार्ट कर दूंगा। अगर मैं ग्रिड की जगह इसको फ्लेक्स कर देता तो क्या होता, फ्लेक्स करते देखिए आइटम तुरंत एकदम एक लाइन में लगने शुरू हो गए, क्योंकि उसको पता था कि भाई मेरे को तो रो साइड में लगाना है, तो ये मेरी मेन एक्सेस है, मेन एक्सेस पर लगाना शुरू कर दो। पर ग्रिड लगाने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपने अभी डिफाइन ही नहीं किया कि आपकी मान लीजिए अगर ये टेबल है तो इसके अंदर कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, आप कैसे बताएंगे। तो जो मैं वापस वो बात कर रहा था, वापस वहां पर आ जाते हैं कि ये जो टेम्पलेट आप जहां भी बोलते हैं, टेम्पलेट का मतलब है आप यही डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी रोज कितनी बड़ी होंगी। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ ग्रिड टेम्पलेट रोज। अब इसका मतलब साइज दे सकते हैं। मान लीजिए पहली रो का मैंने साइज दिया 100 पिक्सल्स, अगली रो का मैंने साइज दिया 100 पिक्सल्स, बस मैंने मान लीजिए 2 रो यहाँ पर दी है ना। तो 2 रो बन गई। देखिए क्या हुआ, दो जो ये थे ये तो 2 रो में आ गए, बट उस अच्छा ये इसने ऑटो कंप्लीट कर दिया शायद। दो जो एलिमेंट्स थे ये तो हमारी 2 रोज में आ गए, बाकी सबको इसने अभी यहाँ पर खाली छोड़ दिया है ना। क्यों? क्योंकि अभी हमने कॉलम डिफाइन नहीं किए, तो अब हम कॉलम भी डिफाइन कर देते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ ग्रिड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, है ना। ये देखिए अपने आप इसने डिफाइन मान लीजिए करने की कोशिश कर रहा है, 100 पिक्सल 100 पिक्सल 100 पिक्सल, है ना। ये देखिए हमने सिर्फ साइज डिफाइन नहीं किया है, हमने साथ में क्या डिफाइन कर दिया है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी इसकी हेल्प से डिफाइन कर दिए हैं। समझना जरूरी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 साइज डिफाइन किए, तो मैंने यहाँ इसको बता दिया कि मेरी 2 रोज होने वाली है। मैंने क्योंकि 3 बेसिकली यहाँ पर कॉलम्स डिफाइन किए, तो एक तरह से मैंने इसको बता दिया कि 3 कॉलम्स मेरे होने वाले हैं। अब अगर मैं यहाँ से मेरे जो बॉक्सेस हैं, अगर मैं इनकी हाइट और विड्थ भी हटा लूं, तो ये क्या करेंगे, ये जो अपना स्पेस है पूरा पूरा लेने की कोशिश करेंगे। मैंने क्योंकि यहाँ पर लिख दिया था कि भाई मेरी हाइट और विड्थ 20 पिक्सल है, तो ये उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। बट अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये क्या करेगा, मेरा जो टेम्पलेट रोज और टेम्पलेट कॉलम वाला जो साइज है उसी में पूरे पूरे बॉक्सेस को भरने की कोशिश करेगा, है ना। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ नहीं यार, तीसरे वाला जो कॉलम है ये देखिए क्या है, ये 2 रोज है ना, 100 100 पिक्सल की। मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ 50 पिक्सल की और 75 पिक्सल की, है ना। तो देखिए क्या हुआ, पहली रो हो गई मेरी 50 पिक्सल की, तो सारे के सारे एलिमेंट मेरे जो पहले रो के हैं उनका साइज क्या हो गया है, 50 पिक्सल, है ना। और मैं अगर दूसरी रो की बात करूं, दूसरी रो क्या है, 75 पिक्सल। तो एक तरह से रोज से आप क्या डिफाइन कर रहे हैं, हाइट ऑफ ईच कॉलम, यानी ये मेरी पूरी की पूरी होगी रो 1, ये मेरी पूरी की पूरी होगी रो 2, और रो की हाइट कितनी होगी, रो की हाइट डिफाइन करेंगे आप रो में। कॉलम मान लीजिए बीच वाला कॉलम मैं बड़ा करना चाहता हूँ, बीच वाले कॉलम को मैंने डिफाइन कर दिया 150 पिक्सल। देखिए क्या हुआ, बीच वाला कॉलम बड़ा हो गया, है ना।
तो यानी अगर मैं ग्रिड टेम्पलेट रो और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम की बात करूं तो ये दो किस लिए हैं? मैं एक तरह से, अगर आप ब्लैंक टेबल मानकर चलें, तो मैं ब्लैंक टेबल यहां पर डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मेरी टेबल होगी उसका कितना, पहली बात तो कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, उसके बाद हर रो का साइज क्या होगा, हर कॉलम का साइज क्या होगा। ये एक तरह से आप शॉर्ट हैंड मान लीजिए, हालांकि इसके बाद अभी हम इसके और ज्यादा शॉर्ट हैंड देखेंगे, इससे छोटा भी इसको कैसे करना है, बट ये तरीका है डिफाइन करने का कि कितने रोज और कितने कॉलम्स हमारे यहाँ पर होने वाले हैं। उसके बाद क्या करेगा, ये जो एलिमेंट्स हैं उनको अपने आप एक एक करके इसी सीक्वेंस में अरेंज करता रहेगा। यानी जैसे ही पहला एलिमेंट हमने कंटेनर के अंदर ऐड किया, वो पहली रो के पहले कॉलम में जाएगा। सेकंड एलिमेंट ऐड किया, पहली रो के सेकंड कॉलम में जाएगा। थर्ड एलिमेंट ऐड किया, पहली रो के थर्ड कॉलम में जाएगा। उसके बाद बेसिकली पहली रो के कॉलम्स खत्म हो गए, क्योंकि आपने डिफाइन किया है कि 3 ही कॉलम्स हो सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, नंबर 4 सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में जाएगा, नंबर 5 सेकंड रो के सेकंड कॉलम में जाएगा, नंबर 6 सेकंड रो के थर्ड कॉलम में जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, जैसे ही बेसिकली ये पूरा हमारा हमने डिफाइन किया है कि क्या मेरा टेम्पलेट रो और टेम्पलेट कॉलम का स्ट्रक्चर होने वाला है, उस हिसाब से एक एक करके ये जो कॉलम्स हैं इसके अंदर यहाँ पर, रो और कॉलम्स हैं इसके अंदर यहाँ पर जाते रहेंगे, है ना। तो एक बार जो हमारे नोट्स हैं इनको भी हम गो थ्रू करते हैं, समझते हैं कि यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं। अगर आप CSS ग्रिड टेम्पलेट रोज की बात करें, तो पहला क्या है, डिफाइंस द रोज ऑफ द ग्रिड विद स्पेसिफिक साइजेस, है ना, कि आपकी रो का साइज क्या होने वाला है आप डिफाइन करते हैं। आप पिक्सल में डिफाइन कर सकते हैं, परसेंटेज में डिफाइन कर सकते हैं, फ्रैक्शन अभी हम आगे चल के देखेंगे, यहाँ पर नोट्स में इसलिए लिख लिया है कि आपको याद रहे। फ्रैक्शंस में डिफाइन कर सकते हैं, ऑटो भी डिफाइन कर सकते हैं, ये भी हम आगे चल के देखेंगे, है ना। जो थोड़ा भी एडवांस चीज है वो आगे हम देखेंगे। पहले हम बेसिक ये समझ रहे हैं कि हमको ग्रिड टेम्पलेट रो और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम जो है इसका मतलब समझ आ रहा है नहीं, इनका जो यूज है वो समझ आ रहा है नहीं, है ना। इससे आप क्या बना सकते हैं, यू कैन क्रिएट फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल ग्रिड लेआउट। यानी अगर आपको एक फिक्स्ड अपने ग्रिड का लेआउट चाहिए तो आप इसकी हेल्प से यहाँ पर आराम से बना सकते हैं, है ना। सेम चीज क्या करता है, कॉलम करता है, बस इस बार ये कॉलम्स ऑफ द ग्रिड के लिए यूज होगा, है ना। तो हमने बेसिक ये समझ लिया कि अगर मेरे पास बहुत सारे आइटम्स हैं और पेरेंट को मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, पेरेंट को मैं डिस्प्ले ग्रिड डिफाइन कर रहा हूँ, तो उसको मैं कैसे यूज करूंगा, नंबर ऑफ रोज पहली बार डिफाइन करने के लिए, उसका नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन करने के लिए, रो का साइज डिफाइन करने के लिए, और कॉलम का साइज डिफाइन करने के लिए, है ना। मैं एक छोटी सी चीज पहले यहाँ पर और कवर कर लेता हूँ, उसके बाद जो भी डाउट्स हैं वो हम यहाँ पर लेंगे। तो ये तो हमने देखा रोज एंड कॉलम्स। एक साथ में आपने यहाँ देखा होगा, हमने आपके नोट्स में यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है गैप। ये गैप का क्या मतलब है ना। तो ग्रिड गैप हम और समझ लेते हैं, ग्रिड गैप क्या है। तो अभी तक देखिए मेरे को क्या करना पड़ा, ये जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं, है ना, अगर हम वापस आकर देखेंगे, जो हमारी इंडिविजुअल आइटम्स हैं इन्होंने अपना एक मार्जिन डिफाइन किया हुआ है ताकि ये टेबल थोड़ी देखने में ठीक लगे। अगर हर आइटम अपना मार्जिन ना डिफाइन करे तो क्या होगा, देखिए सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो एक दूसरे से एकदम चिपक कर यहाँ पर आ रहे हैं, है ना। अगर मान लीजिए आप अपनी टेबल में बाय डिफॉल्ट कोई गैप डिफाइन करना चाहते हैं कि यार जो आइटम्स हैं उनका अपना जो गैप होगा वो होगा, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरी टेबल जब मैं डिफाइन कर रहा हूं तो मेरी टेबल में भी कुछ रोज के बीच में, कुछ कॉलम्स के बीच में गैप होना चाहिए। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ लिख सकते हैं गैप, है ना। गैप के बाद मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 15 पिक्सल। 15 पिक्सल क्या है, काफी बड़ा गैप है, तो देखिए इन सबके बीच में काफी बड़ा गैप यहाँ पर पैदा हो गया है ना। मैं जैसे जैसे इसको बढ़ाऊंगा कम करूंगा, मान लीजिए हम इसको इंस्पेक्ट करके बढ़ा के कम करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या सेलेक्ट किया हुआ है, कंटेनर सेलेक्ट किया हुआ है, ये मेरा गैप है। देखिए मैं जैसे इसको बढ़ाऊंगा तो सबके बीच का गैप जो है वो सडनली बढ़ता जा रहा है, जैसे ही मैं गैप बढ़ा रहा हूँ। जैसे ही मैंने गैप कम किया तो सबके बीच का गैप घटता जा रहा है। ये इनके आपस अपने मार्जिन नहीं है, ये क्या है, ये वो गैप है जो हमने टेबल में यहाँ पर डिफाइन किया गया। आप जब भी ग्रिड के बारे में सोच रहे हैं तो इसको एक टेबल की तरह सोचिए। ये मेरी टेबल है मान लीजिए, जिसमें मैंने 1 पिक्सल का या 2 पिक्सल का स्पेस जो है वो आपस में डिफाइन किया है, ताकि मेरे को समझ में आ सके कि ये जो चीजें हैं उनकी बाउंड्री क्या है ना। तो अगर हम गैप की बात करेंगे, ग्रिड गैप की, ये शॉर्ट बेसिकली हैंड प्रॉपर्टी है गैप्स बेसिकली डिफाइन करने के लिए रोज एंड कॉलम्स, है ना। तो पहले ग्रिड गैप यूज होता था, अभी इसका मॉडर्न वर्जन जो है वो गैप है ना। तो आप बेसिकली ग्रिड गैप लिखिए, गैप लिखिए, बात जो है वो सेम है। मॉडर्न शॉर्ट हैंड फॉर सेटिंग बोथ रो एंड कॉलम गैप्स रिप्लेसिंग ग्रिड गैप, है ना। आप अगर इंडिविजुअली अलग से डिफाइन करना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए सारे के सारे जो बेसिकली सिंटैक्सेस हैं वो करेक्ट हैं। आप अलग से रो गैप करके भी डिफाइन कर सकते हैं, कॉलम गैप करके भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, मैं मान लीजिए यहाँ गैप डिफाइन ना करूं, मैं बोलूं मेरी हर रो के बाद कितना गैप होना चाहिए, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ 5 पिक्सल का गैप होना चाहिए, और मेरे हर बेसिकली सारे कॉलम्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 1 पिक्सल का गैप होना चाहिए, है ना। तो मैंने ऐसे डिफाइन किया तो देखिए क्या हुआ, अच्छा मैंने सिर्फ कॉलम डिफाइन कर दिया, कॉलम गैप, है ना। तो अब देखिए क्या है, दो रो हैं इनके बीच में अच्छा खासा 5 पिक्सल का गैप दिख रहा है, बट दो कॉलम के बीच में सिर्फ 1 पिक्सल का गैप दिख रहा है। देखिए मैं अगर सिर्फ कॉलम का गैप बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो देखिए सिर्फ कॉलम का गैप जो है वो बढ़ते जा रहा है ना। अगर मैं जो रो है मेरी रो का गैप बढ़ाना चाहता हूँ तो रो का गैप भी अलग से बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं नॉर्मली सिर्फ गैप लिख रहा था तो क्या हो रहा था, वो दोनों पर ही अप्लाई हो रहा था,
है ना। जो इसका शॉर्टकट है नया गैप वाला, उसमें आप दोनों भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? आप लिखिए गैप, उसके बाद आप लिखिए 5 पिक्सल एंड देन 10 पिक्सल। देखिए क्या हुआ, अगर आप नॉर्मल गैप लिख के 5 पिक्सल 10 पिक्सल कर रहे हैं तो पहले वाला हमेशा रो गैप होगा, दूसरे वाला हमेशा कॉलम गैप होगा। तो ये दोनों डिफाइन हो गए। देखिए मैंने 5 और 10 डिफाइन किया। अब अगर मैं सिर्फ 5 को बढ़ाऊंगा, मैं 5 पर आ जाता हूँ, इसको बढ़ाना शुरू करता हूँ, तो देखिए रो वाला गैप बढ़ रहा है। अगर मैं कॉलम पर आकर इसको बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा तो कॉलम वाला गैप बढ़िया कम हो रहा है ना। तो ये सारे जो सिंटेक्सेस हैं एक्चुअली पुराने हैं, ना आपको अलग से रो गैप लिखने की जरूरत है, ना कॉलम गैप लिखने की जरूरत है, ना बेसिकली ग्रिड गैप लिखने की जरूरत है। आप सीधे गैप लिखिए। दो, अगर पूरे में पूरा कंसिस्टेंट आप चाहते हैं, सब में बेसिकली बराबर गैप हो, तो एक वैल्यू डिफाइन कर दीजिए। वो सिंगल वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज रो गैप एंड कॉलम गैप। और अगर आप अलग अलग दो बेसिकली स्पेस लगाकर डिफाइन करेंगे तो पहले वाला विल बी रो गैप एंड दूसरे वाला विल बी कॉलम गैप, है ना। तो ये है हमारा गैप। यहाँ पर एक बार हम पॉज करके जो डाउट्स हैं वो ले लेते हैं। किस चीज के? ग्रिड टेम्पलेट रो एंड कॉलम के गैप मुझे लग रहा है शायद समझ आ गया होगा, बट फिर भी गैप में भी अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अनीश जी। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ। सर ये मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आपने जो कॉलम्स डिफाइन किए, तो उसके आपने 3 कॉलम डिफाइन किए। हम्म। वो कॉलम मतलब साइज को डिपेंड करेगा। मान लीजिए हमने कॉलम का साइज बड़ा, मतलब काफ़ी बड़ा कर दिया, तो कॉलम नीचे नहीं आ जाएगा वो बॉक्स? नीचे मतलब? जैसे आपने 3 कॉलम डिफाइन किए है ना, हाँ जैसे मैंने मतलब थाउजेंड पे तीनों मतलब कॉलम मतलब ब्लॉक का मतलब वो डिफाइन कर दिया। हाँ। हाँ, तो जो जैसे साइज बड़ा होगा तो नीचे नहीं आ जाएगा? आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपने करके देखा है या पूछ रहे हैं? नहीं, पूछ रहा हूँ मैं। देखिए अगेन, जैसे ही साइंटिस्ट आपके अंदर का जागे कि जब मैं ये करूंगा तो क्या होगा, वो करूंगा तो क्या होगा, उसको एक बार पहले खुद से ट्राई करिए। फिर एक बार पूछेगा कि जो वहां जो हुआ वो समझ आया या नहीं आया। ठीक है? अच्छा, ठीक है। इसको नोट करके रख लीजिए कि मुझे ट्राई करके देखना है। बहुत अच्छा है अगर आप इसका मतलब क्लास में ध्यान दे रहे हैं, आपको आइडियाज आ रहे हैं कि ये भी करके देखना चाहिए, ये भी करके देखना चाहिए, तो लिख के रख लीजिए क्लास के साथ साथ। उसके बाद ट्राई करके देखिएगा। साथ में ट्राई कर सकते हैं तो साथ में ट्राई कर लीजिए। कवलजीत जी। जी सर, नमस्कार जी। हाँ बताइए सर। अ, सर ये जो हम ग्रिड बना रहे हैं, क्या ये हम्म। हमें वैसा वेब पेज बनाने में काम आएगा जिसके मान लीजिए लेफ्ट साइड पे नेविगेशन बार रहेगा, सेंटर में मेनू और राइट साइड बिल्कुल ए साइड की ऐड वगैरह देने में बिल्कुल। काम आएगा? अभी हम वही बनाएंगे। अभी जब हम ग्रिड आगे पढ़ रहे होंगे तो देखेंगे अगर आपको इसी में हेडर, फुटर, साइड बार, मेन कंटेंट सबको अलग अलग तरह से ग्रिड के अंदर डालना है तो वो कैसे डालेंगे वो देखेंगे अभी हम इसके अंदर। शैलेश जी। सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर यहाँ पे तो 3 कॉलम है तो हो गया, ठीक है सर, मगर ढेर हम्म। सारे कॉलम रहा तो फिर हम लोग एक एक करके ढेर सारा डिफाइन करना पड़ेगा ग्रिड, बिल्कुल। क्या बोलते हैं, ग्रिड टेम्पलेट रो के अंदर। ढेर सारा डिफाइन करना एक तरीका है, उसका एक रिपीट करके फंक्शन होता है। अभी हम आगे चल के कवर करेंगे कैसे आप कर सकते हैं। अगर ओके आपके सर। साइजेस अलग अलग हैं तो आपको अलग अलग करके डिफाइन करना पड़ेगा। अगर सेम साइज का आप डिफाइन करना चाह रहे हैं तो हम हाँ, देखेंगे उसके और क्या तरीके हैं, आगे चल के देख रहे होंगे। ओके सर। अभी बस मैं अगेन, ये ग्रिड बहुत बड़ा है, इसके अंदर अभी 25-30 स्लाइड्स हैं। आप जो जो चीजें सोच रहे हैं सब अभी आगे होने वाली हैं। सिर्फ ग्रिड टेम्पलेट रो या कॉलम समझ आया या नहीं, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो वो पूछ लीजिए। नहीं, ये सुजीत जी। समझ में आ गया सर। ठीक है सुजीत जी। Sir, I want to ask that in grid we are defining rows and columns, but if I do display flex and display wrap, then same thing will happen, because when the size of the screen will get smaller, then the last column will come up in the second line. So it will be same like grid, right? नहीं, अभी वेट करिए, आपको समझ आएगा इसके अंदर ये ग्रिड जो है वो कितना पावरफुल है। वहां पर क्या था, आप सिर्फ सीक्वेंस डिफाइन अपना कर पा रहे थे, बट कब नेक्स्ट लाइन में आएगा, कौन सी आइटम कितना बड़ा होना चाहिए, कौन कैसे कैसे आप अरेंज कर सकते हैं, अभी आप देखेंगे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये ग्रिड। आपको समझ आएगा कितना पावरफुल है। भास्कर जी सर थोड़ा सब्र रखिए। ग्रिड हाँ। टैब सिर्फ ग्रिड की प्रॉपर्टी है क्या? क्योंकि मैंने फ्लेक्स में भी यूज़ किया है, तो वो मेरा ब्राउजर ने फॉरगिव कर दिया मेरे को, या फिर वो एक्चुअली फ्लेक्सबॉक्स में भी चल जाता है? एक्चुअली आई एम नॉट श्योर, हो सकता है जो गैप है वो फ्लेक्स बॉक्स में भी चल जाता हो, बट आई एम एक्चुअली नॉट श्योर। एक बार इसका डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ेगा कि जो गैप है, मान लीजिए एक बार खोलकर देख लेते हैं क्या, इफ दिस इज अ, जो ग्रिड गैप है वो तो डेफिनेटली ग्रिड की प्रॉपर्टी है, बट ये जो नया गैप कीवर्ड आया है ना, ये क्या सिर्फ ग्रिड के साथ चलता है? फ्लेक्स के साथ भी शैलेश जी यूज अपने, कर सकते हैं सर। शैलेश जी इस तरह की जो भी बात करनी है आप प्लीज चैट में करिए, माइक आपके पास से वैसे भी आवाज वापस आती है ना। देखिए लिखा है इसने, ये कुछ मल्टी कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं आप, ये मैंने पहले कभी यूज नहीं किया, फ्लेक्स में भी यूज कर सकते हैं, ग्रिड के अंदर भी यूज कर सकते हैं।
ऑलराइट, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने एक सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट इसका देखा है जिसका नाम क्या है, ग्रिड टेम्पलेट रो, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। अभी बस हमने ये चीज समझी है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब एक ये कॉन्सेप्चुअल चीज है जो हमने वहां पर देखा था, मेन एक्सेस एंड क्रॉस एक्सेस। इसी तरह से यहाँ दूसरी चीज समझनी है जिसका नाम क्या है, ग्रिड लाइंस। ग्रिड में जो पूरा का पूरा गेम है वो ग्रिड लाइंस के बेसिस पर ही हो रहा होगा। ग्रिड लाइंस क्या है, अगर मैं यहाँ पे जो हमारा नोट्स पढ़ना शुरू करूँ, ग्रिड लाइंस आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, है ना, दैट डिवाइड द ग्रिड इनटू सेल्स। तो ये क्या हो रहा है, पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और वर्टिकल लाइंस हैं, जिनमें क्या हो रहा है, आप सेल्स में इनको डिवाइड कर रहे हैं, डिफाइंड बाय ग्रिड रोज एंड ग्रिड कॉलम्स। जो हमने ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम में डिफाइन किया है वो एक तरह से लाइंस ही हम डिफाइन कर रहे हैं। इसमें नंबरिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के जो हम बेसिकली दे रहे होंगे कि कोई भी पर्टिकुलर जो एलिमेंट है, कोई भी पर्टिकुलर जो मेंबर है, वो एग्जैक्टली किस सेल के अंदर मुझे डालना है, मुझे वो यहाँ डालना है, मुझे यहाँ डालना है, मुझे यहाँ डालना है, आप कस्टम चूज कर सकते हैं। किसी भी आइटम को उठाकर बोल सकते हैं इसको उस रो और उस कॉलम के अंदर डाल दो, बट वो जो मैं उस रो और उस कॉलम बोल रहा हूँ वो नंबर कहाँ से आएगा, वो नंबर है ये ग्रिड लाइंस। यानी यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, जो थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग पढ़कर आए हैं वो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, स्टार्ट हो रहा है 1 से, है ना। क्यों, क्योंकि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, आप जब बेसिकली किसी एलिमेंट को डिफाइन करते हैं कि कहाँ जाना चाहिए, तो आप हर बॉक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो मानकर चलिए लेफ्ट टॉप कोऑर्डिनेट हम हमेशा डिफाइन करेंगे। यानी अगर मैं बोलूंगा 3,5 यानी थर्ड रो फिफ्थ कॉलम, तो इसका मतलब है ये, तो मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, ये टॉप जो लेफ्ट कॉर्नर है डिफाइन कर रहा हूँ। तो पहले वाला क्या है, पहले वाला है 1 1, यानी लेफ्ट बेसिकली जो रो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, इस तरह से डिफाइन हो रहा है ना। तो आप कहीं पर भी जब भी अभी हम देखेंगे नंबर्स को हमको कैसे यूज करना है अपने एलिमेंट्स डिफाइन करते हुए, बट ग्रिड लाइंस की अगर कभी भी बात होगी तो आपको ये समझना है ग्रिड लाइंस दोनों तरह से होती हैं, रो वाली भी होती हैं और कॉलम वाली भी होती है ना। इसका एक दूसरा जो आपको चीज समझनी है वो है नेगेटिव नंबर्स का। यानी कई बार ऐसा होता है कि कोई आइटम आपकी बहुत बड़ी है ना, मान लीजिए आप ये चाहते हैं मेरा जो ऊपर का पूरा ये जो सिस्टम है ये क्या होना चाहिए, ये मेरा हेडर होना चाहिए, है ना। पर आप जब ये डिफाइन कर रहे हैं आपको नहीं पता कि अभी थोड़े दिन बाद जब कोई और प्रोग्रामर आएगा, कोई भी चेंज करेगा, तो वो कहीं नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो यहाँ पर इंक्रीज तो नहीं कर देगा। अभी मान लीजिए आपने बोला कि 1 1 से लेकर 1 6 तक डाल दो इसको, है ना, अभी तो उसने 1 1 से 1 6 तक डाल दिया। अभी कल को कोई और आया, यहाँ जो नीचे कंटेंट में अरेंज कर रहा था, उनको लगा अभी उनको एक कॉलम और चाहिए, उन्होंने एक कॉलम और इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर एक 7th कॉलम आ जाएगा, है ना। जैसे ही 7th कॉलम आया, जो आपका हेडर है वो 6 पर ही अटक जाएगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप नेगेटिव नंबर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, आप ये बोल सकते हैं कि भाई फर्स्ट रो में मान लीजिए फर्स्ट कॉलम से लेकर -1 कॉलम तक डाल दीजिए। -1 क्या है, अगर आप कॉलम नंबर ऐसे डिफाइन कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो नेगेटिव नंबर्स उल्टे चलेंगे। ये 6 को बोलेंगे -1, इसको बोलेंगे -2, इसको बोलेंगे -3 -4 -5 -6। तो आप किसी भी केस में अगर एंडिंग पॉइंट आप उल्टा डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो आप कहीं पर भी जो नेगेटिव जो लाइंस हैं इससे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो दोनों ही नंबर ठीक है, जो 1 है वो फर्स्ट है, जो -1 है वो लास्ट है, 2 जो है वो सेकंड है, -2 सेकंड लास्ट है ना। हमेशा ये सिस्टम चलेगा कि एक तरफ से बेसिकली जो भी आप मान लीजिए जो मेन एक्सिस की हम बात कर रहे थे फ्लेक्स में, अगर उससे आप कंपेयर कर रहे हैं कि बेसिकली एक जो हमारी नेचुरल डायरेक्शन है उसमें नंबर पॉजिटिव जा रहे होंगे, और जो उल्टी डायरेक्शन है उसमें उल्टी साइड से आ रहे होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है, नंबर हमने देख तो लिए कि नंबर डिफाइन कैसे कर रहे हैं, इन नंबर को हमको यूज कैसे करना है। तो वो आप कैसे करेंगे, वो आप यूज करेंगे ग्रिड रो स्टार्ट। अब देखिए यहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ऊपर जब आप देख रहे हैं जो बेसिकली जो हमारा हेडिंग है, तो यहाँ क्या होगा, ग्रिड आएगा, रो स्टार्ट हो सकता है, रो एंड हो सकता है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट हो सकता है, ग्रिड कॉलम एंड हो सकता है। तो कितनी प्रॉपर्टी यहाँ हो गई, रो कॉलम 2 × 2 4 प्रॉपर्टी हो गई, है ना। तो अब आप यहाँ देखेंगे, देखिए जो कंटेनर है वो तो अपनी टेम्पलेट डिफाइन करेगा। कंटेनर तो ये बोल रहा है कि मेरे अंदर की जो एम्प्टी टेबल है वो कुछ कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए, है ना। आइटम में मान लीजिए आपने जो बेसिक कलरिंग वगैरह डिफाइन करनी थी वो कर दी, बट उसके बाद इंडिविजुअल आइटम्स, यहाँ पर जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं वो ये डिफाइन कर सकती हैं कि मैं कहाँ स्टार्ट होंगी और मैं कहाँ खत्म होंगी, है ना। और इसमें ओवरलैपिंग भी हो सकती है। अभी इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि एक आइटम दूसरे आइटम के ऊपर नीचे सब बेसिकली ग्रिड में सब कुछ पॉसिबल है। तो अगर हम यहाँ देखें, आइटम 1 ने क्या डिफाइन किया, आइटम 1 ने बोला कि मेरे को स्टार्ट करना है फर्स्ट से और एंड करना है थर्ड पे। तो यहाँ देखिए 3 ही कॉलम थे, तो ये फर्स्ट से स्टार्ट हुआ थर्ड तक गया। जो सेकंड जो कॉलम है आइटम 1 है, इसने क्या डिफाइन किया, मैं फर्स्ट से स्टार्ट होऊंगा और फोर्थ तक जाऊंगा। तो 1 2 3 4 फोर्थ तक ये बेसिकली इसने पूरा स्पेस यहाँ पर ले लिया है। कॉलम एंड अगर की हम बात करेंगे, नहीं सॉरी, रो इसने यहाँ तक लिया है, कॉलम इसने यहाँ तक लिया है। सिमिलरली अगर आइटम 2 की बात करेंगे, उसने बोला मेरी रो स्टार्ट कहां पर है, सेकंड रो में मैं स्टार्ट करूंगा, तो ये सेकंड रो से स्टार्ट कर रहा है।
उसके बाद जो एंड है वो कहां पर होगा, मेरा रो एंड फोर्थ नंबर पे होगा, तो फोर्थ तक इसका एंड हो गया। कॉलम कहां स्टार्ट होगा, सेकंड पर ही स्टार्ट हुआ, थर्ड पर ही खत्म हो गया, यानी एक कॉलम लिया बट दो रो ले लिए। अब ये सेम स्पेस वन ने भी पहले से लिया हुआ था, टू इसके बाद डिफाइन हुआ है, तो टू इसके ऊपर आ गया, यानी ओवरलैपिंग आ गया। इसको पहले एक बार हम चलाकर देखते हैं अपने हाथ से, तो थोड़ा सा ये बेटर हमको यहाँ पर समझ आएगा, है ना। तो देखिए कंटेनर हमारा एज इट इज रहा, सेल जो क्लास है हमारी एज इट इज रही, सेल अब भी ऐसा ही है, कंटेनर मान लीजिए अब भी ऐसा ही। हम वापस यहीं आ जाते हैं जो हमने पहले यहाँ पर डिफाइन किया था, है ना। एक तो जो गैप है ये थोड़ा कम कर देते हैं, मान लीजिए मैं गैप कर देता हूँ 1 पिक्सल का, ताकि बस बेसिक जो मेरी टेबल दिखती है 2 पिक्सल का गैप कर देते हैं, उस तरह से मुझे दिखाई दे, है ना। ये तो हमारा बेसिक बन गया था। अब मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए जो मेरा पहले वाला आइटम है इसमें मैं डिफाइन कर देता हूँ क्लास आइटम 1, है ना, क्योंकि मैं 1 की प्रॉपर्टी को चेंज करना चाह रहा हूँ, है ना। जैसे मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दिया आइटम 1, अब मैं क्या करूंगा, आइटम 1 के अंदर ही डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ आइटम 1, है ना। हम क्या बोल रहे हैं, ग्रिड रो स्टार्ट। मेरी रो स्टार्ट कहां से होगी, अब देखिए अगर हम यहां पर इमेजिनरी ग्रिड लाइन सोच रहे हैं तो ग्रिड लाइन कहां होगी, ये है 1, अगर कॉलम वाले की बात कर रहे हैं ये है 2, ये है 3, ये है 4। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, ग्रिड रो स्टार्ट आप जहां देते हैं एंड जो है वो 1 प्लस में हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए ग्रिड रो स्टार्ट मैं यहां दे दूं 1, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी ग्रिड रो स्टार्ट 1 ही था पहले एलिमेंट के लिए, है ना। अब मैं ग्रिड कॉलम स्टार्ट दे देता हूं, अगर मैं यहां दे दूंगा ग्रिड कॉलम स्टार्ट और इसको भी मैं 1 दे दूं, है ना, अगर मैंने ग्रिड कॉलम स्टार्ट को 1 दे दिया तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 1 और 1 पे तो स्टार्ट ही हो रहा था। और एंड आप जब भी डिफाइन नहीं करते तो वो क्या वैल्यू ले लेता है उसकी, जो भी स्टार्ट है +1, जो भी स्टार्ट है +1। कॉलम एंड की वैल्यू हो जाएगी बेसिकली 1 + 1 यानी 2, रो एंड की वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 यानी 2, यानी ये 1 वाली पे स्टार्ट हुआ 2 से पहले एंड हो गया, 1 कॉलम पे स्टार्ट हुआ 2 से पहले एंड हो गया, है ना। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूं, इसका रो स्टार्ट 1 की जगह मैं कर देता हूं 2, कि आपको तो एक्चुअली सेकंड रो से स्टार्ट होना है। तो मेरा जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो कहां गया, क्योंकि इसको सेकंड रो में आना था, यहां आ गया, इसकी जगह जो इससे बेसिकली अगले वाला आने वाला था, क्योंकि पूरा सेल हमने खाली कर दिया, इसने ले ली, है ना। मैं अगर कॉलम स्टार्ट भी कर दूंगा 2, तो ये कहां चला गया, ये बेसिकली ये बोल रहा है सेकंड रो का सेकंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो सेकंड रो, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो के सेकंड कॉलम में चला गया। तो आपको ग्रिड में इंडिविजुअली, जैसे हम वहां पर मान लीजिए फ्लेक्स में ऑर्डर डिफाइन कर रहे थे, यहाँ एग्जैक्टली किस रो और किस कॉलम में आपको दिखाना है वो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। अभी भी हमने क्या किया है, मान लीजिए हम अपने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स थोड़े से बढ़ा लेते हैं, है ना। एक मैं यहाँ पर रो बढ़ा लेता हूँ, मान लीजिए 50 पिक्सल की मैंने एक रो बढ़ा ली, है ना, और कॉलम मान लीजिए अभी हम 3 ही रखते हैं, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एलिमेंट्स भी बढ़ा लेता हूँ 2, 7, 8, बस 2 ही मैंने बढ़ाए, है ना, 3 नहीं बढ़ाए। तो देखिए क्या हुआ, अभी तो इन्होंने इतने में ही आके अपना स्पेस लेकर खत्म कर दिया है। अब जो मेरा 1 है, अभी जो मैं 1 के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सेकंड रो से स्टार्ट होगा, है ना, ये सेकंड रो से स्टार्ट हुआ, बट थर्ड पर खत्म नहीं होगा, मान लीजिए बोल रहा हूँ फोर्थ तक आप अपना स्पेस ले लीजिए, फोर्थ पर खत्म होगा। तो मैं क्या डिफाइन कर सकता हूँ, ग्रिड कीजिएगा, ग्रिड रो एंड, मान लीजिए 3 की जगह मैंने यहाँ वैल्यू दे दिया 4। जैसे मैं इसका वैल्यू 4 दूंगा तो इसने देखिए सडनली क्या गया, एक तरह से स्पैन कर लिया 2 रोज में, क्योंकि मैंने बोला सेकंड रो पर स्टार्ट होना है, फोर्थ रो पर एंड होना है। तो ये सेकंड लाइन थी, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। जब भी आप ग्रिड देख रहे हैं माइंड में आपको जो ग्रिड लाइंस है उनको इमेजिन करना है, ग्रिड लाइंस जो है जो हम यहाँ देख कर आए इनको इमेजिन करना है ना। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं रो वाली लाइन देखूंगा तो ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन। तो ये सेकंड पर शुरू हुआ, फोर्थ पर खत्म हो गया, है ना। कॉलम कहां हुआ, सेकंड पर शुरू हुआ, थर्ड पे ही खत्म हो गया। अभी इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हमको डबल लग रहा है, मान लीजिए मैं सबका कॉलम्स का साइज 100 पिक्सल ही कर देता हूँ, है ना। रो का साइज भी मान लीजिए हम सबका 50-50 कर देते हैं, वो हमने समझ लिया कि अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और बेटर समझ आए कि कैसे स्टार्ट होकर कैसे खत्म हो रहा है। तो 1 वाले में हमने क्या डिफाइन कर दिया कि भाई सेकंड पर स्टार्ट होना है, फोर्थ पर खत्म होना है। कॉलम स्टार्ट हमने 2 ही रखा है, तो बाय डिफॉल्ट एंडिंग वैल्यू क्या हो गई 3। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एंड कॉलम एंड भी डिफाइन कर देता हूँ, और मान लीजिए कॉलम एंड जो है उसको भी मैं क्या डिफाइन कर देता हूँ, 4 डिफाइन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने कॉलम एंड भी 4 डिफाइन कर दिया तो 7 और 8 ओवरफ्लो होकर बाहर चले गए फिलहाल, क्योंकि आपने 1 ने क्या किया, 1 ने सारा का सारा स्पेस यहाँ पर ले लिया है ना। 1 ने बोला मैं सेकंड रो पर स्टार्ट होऊंगा, फोर्थ रो पर एंड होऊंगा, सेकंड कॉलम पर स्टार्ट होऊंगा, फोर्थ कॉलम पर एंड होऊंगा। तो देखिए जब तक कोई और कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता तो क्या होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी, यानी अभी और किसी ने भी ये स्पेस को क्लेम नहीं किया है, अभी सिर्फ आइटम 1 है, बाकी सब ये बोल रहे हैं भाई जहां अरेंज करना है हमारे ऑर्डर के हिसाब से आप कर दीजिएगा। सिर्फ आइटम 1 है जो मान लीजिए ठोक कर बोल रही है, क्या ताल ठोक कर बोल रही है कि भाई मैं तो सेकंड रो पर स्टार्ट होंगी, फोर्थ पर खत्म होंगी, मैं सेकंड कॉलम पर स्टार्ट होंगी, फोर्थ पर खत्म होंगी। तो उसने क्या किया, इसकी प्रेफरेंस मानी, बाकी सबको
एडजस्ट कर दिया। अगर मान लीजिए एक और थोड़ी खुराफाती आइटम पैदा हो जाती है ना, मान लीजिए 7th को हम ले लेते हैं। 7th में मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, मान लीजिए आइटम 7, है ना, ये भी अपनी इसकी भी कुछ प्रेफरेंस है ना, ये आ गई आइटम 7। अब यहां पर हम डिफाइन कर देते हैं ग्रिड रो स्टार्ट, है ना। 7th को डिफाइन करना था, मान लीजिए इसने बोला मैं यहां से शुरू होऊंगा, ये क्या होना चाहिए, रो नंबर 1 2 3, है ना। 7 ने बोला मेरा रो स्टार्ट होना चाहिए 3, तो 7th क्या आ गया, यहां आ गया। मान लीजिए रो एंड यहां हम डिफाइन नहीं कर रहे, तो इसने क्या किया, 4th रो पर इसको एंड कर दिया। बट 7th ही बोल रहा है मैं तो स्टार्ट से बेसिकली यहां से शुरू होऊंगा, एंड तक पूरा का पूरा स्पैन करूंगा, है ना। तो ये क्या कर सकता है, ग्रिड कॉलम एंड, है ना। कॉलम मान लीजिए स्टार्ट भी हम डिफाइन कर देते हैं, कॉलम स्टार्ट, ये तो 1 है ना, 1 एक्चुअली अपने आप भी 1 ही है, अच्छा COL लिख दिया मैंने बार बार, COLUMN, है ना। कॉलम जो स्टार्ट है वो तो 1 था ही था, पर मैं ग्रिड कॉलम एंड भी डिफाइन करता हूँ, है ना, ग्रिड कॉलम एंड। यहां मैं क्या डिफाइन करता हूँ, देखिए लाइन नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, मैं 1 से शुरू हो रहा हूँ और 4 तक जाऊंगा। अब देखिए ये स्पेस हो गया ओवरलैपिंग, क्योंकि 1 पहले से इस स्पेस को क्लेम कर चुका था, उसका 7th आया, 7th भी सेम स्पेस को क्लेम कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा, फिर हो जाएगी ओवरलैपिंग। अगर सेम स्पेस को 2 लोग क्लेम कर रहे हैं तो होगी ओवरलैपिंग। अगर आइटम 7 पहले आ गया होता तो क्या होता, आइडियली एक्चुअली 1 की ओवरलैपिंग होनी चाहिए थी, जो मुझे लग रहा था। अच्छा आई थिंक यहाँ पर ये वाला जो ऑर्डर है ये प्रेफरेंस ले रहा होगा, है ना। तो अगर यहाँ पर आप चाहते हैं नहीं 1 वाला ऊपर आए तो क्या है, आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए Z इंडेक्स। Z इंडेक्स मान लीजिए मैं इसका 2 कर देता हूं, तो क्या होगा, 1 वाला जो है वो उसके ऊपर आ जाएगा। बट आपको यहाँ मेनली बात समझनी क्या है, जब तक सिंगल आदमी सिंगल आइटम जो है वो क्लेम कर रहा है कोई भी स्पेस, तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी, बाकी सबको एडजस्ट कर दिया जाएगा। अगर मल्टीपल कॉलम्स जो हैं या मल्टीपल आइटम जो हैं वो अपना स्पेस क्लेम करती हैं, सेम स्पेस को क्लेम करने की कोशिश करती हैं, तो आइटम्स की ओवरलैपिंग हो जाएगी, है ना। तो ये जो मान लीजिए 7 है, इसको मैं 4 के बजाय अगर यहाँ पर 3 कर दूं या Z इंडेक्स हटा दूं, तो भी हमको यहाँ पर ये ठीक दिखने लगेगा, है ना। अब देखिए 7 यहाँ तक आ रहा है, हमने क्या 4 के बजाय 3 कर दिया था, इसको फिर से मैं 4 कर देता हूँ, तो एंड तक आ गया। अभी क्या हुआ, 6 और 8 जो है बेचारे वो फाइनली बाहर, बेसिकली हमने तो यहाँ पर 3 रोज और 3 कॉलम से डिफाइन किए हुए हैं, है ना, वो क्या हुआ, वो बेसिकली आगे जाके ओवरफ्लो हो जाते हैं। ओवरफ्लो वालों को कैसे अच्छे से हैंडल करना है वो भी हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पर अभी अगेन जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है, ग्रिड रो स्टार्ट समझना, ग्रिड रो एंड समझना, ग्रिड कॉलम स्टार्ट समझना, कॉलम एंड समझना। अब एक काम और क्या कर सकते थे, क्योंकि 7th की इच्छा ये थी कि मुझे तो आखिर तक जाना है, तो कॉलम एंड में मैं 4 के बजाय क्या दे सकता था, बताइए क्या वैल्यू आएगी, और क्या दे सकते हैं अगर एंड तक जाना है तो, चैट में बताइए। मैं 4 के बजाय और यहाँ पर क्या न्यूमेरिक वैल्यू दे सकता हूं, जिससे मैं हमेशा ये इंश्योर करूं कि 7th जो है वो हमेशा स्टार्ट से लेकर एंड तक जाएगा। यस, -1, क्योंकि अगर मैं इसका कॉलम -1 कर दूंगा तो क्या होगा, हमेशा जो लास्ट कॉलम है वहां से काउंटिंग होना शुरू होगी, तो -1 के केस में यहां से स्टार्ट होगा, है ना। अगर देखिए मैं -2 कर दूं तो क्या होगा, एक पहले आ जाएगा, तो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, मैं बेसिकली लाइन नंबर बोल रहा हूँ, कॉलम नंबर नहीं बोलना चाहिए, ग्रिड लाइन 1, कॉलम कॉलम बेसिकली ग्रिड लाइन 2, 3 एंड 4। और उल्टा क्या है, -1, -2, -3, -4। तो मैंने क्या डिफाइन किया, 1 से स्टार्ट हो, -2 पर एंड हो जाओ, तो ये 1 से स्टार्ट हुआ, -2 का है, -1, -2, -2 पर एंड हो गया, है ना। -3 करेंगे तो क्या होगा, अच्छा मैंने शायद कुछ गलत एडिट कर दिया, हाँ -1 जब करेंगे तो क्या होगा, एंड तक आ जाएगा, है ना। तो माइनस नंबर उल्टे शुरू होंगे, 1 2 3 4, प्लस नंबर सीधे होंगे, यानी लेफ्ट टू राइट होंगे। एंड ये सीधे उल्टे मैं ऑब्वियसली हमारे लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, हमारे लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, माफ कीजिएगा, लेफ्ट टू राइट इज सीधा, राइट टू लेफ्ट इज उल्टा, है ना। तो हमको ग्रिड लाइन समझ आई, और ग्रिड लाइंस को हमको कैसे यूज करके रो और कॉलम, बेसिकली रो ग्रिड रो स्टार्ट यूज करना है, ग्रिड रो एंड यूज करना है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट यूज करना है, ग्रिड कॉलम एंड यूज करना है ना। इतना हमको समझ आया। पर देखिए ये ऑलरेडी समझ आ रहा होगा कि हर आइटम के लिए मैं अगर ये पूरा पूरा डिफाइन करता जाऊंगा तो कितना CSS डिफाइन करना पड़ेगा, कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये बेसिकली इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज जो है ये आपके समझने के लिए हैं और देखने के लिए, आपको पता होना चाहिए कि ये भी प्रॉपर्टी होती हैं, बट इनके बहुत सारे शॉर्ट हैंड्स है ना। अब हम पहला शॉर्ट हैंड देखेंगे कि हम रो और कॉलम को शॉर्ट हैंड में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। शॉर्ट हैंड क्या है, जिसमें आप बोलेंगे, अब ये जो अभी तक हम क्या बोल रहे थे, ग्रिड रो स्टार्ट एंड, ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड।
अब आपको अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक साथ डिफाइन कर सकते हैं। और एक चीज लगातार यहां पर मत भूलिएगा, जहां पर भी टेम्पलेट आएगा, टेम्पलेट इज डेफिनेशन, टेम्पलेट इज डिफाइंड बाय पेरेंट, और जो एक्चुअल वैल्यूज हैं दे आर डिफाइंड बाय द चिल्ड्रन, जो उसके अंदर है ना। तो रो स्टार्ट रो एंड कॉलम स्टार्ट कॉलम एंड की बजाय आप सीधा बोल सकते हैं ग्रिड रो एंड ग्रिड कॉलम। और इसमें आप वैल्यूज कैसे देंगे स्टार्ट और एंड की, एक स्लैश लगाकर आप बस वैल्यू दे सकते हैं, है ना। तो अगर मैं वापस आ जाऊं अपने प्रोजेक्ट में, तो हमने देखिए यहाँ क्या डिफाइन किया है, ग्रिड रो स्टार्ट 3 है, एंड क्या है यहाँ पर एक तरह से 4 है। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, इसको मैं अगर पूरे को कमेंट कर दूं, जो हमने ऊपर यहाँ पर दिया है, पहले नीचे लिख लेते हैं फिर कमेंट कर देंगे। ग्रिड रो यहाँ पर क्या हो सकती है, आप बस ग्रिड रो की वैल्यू दीजिए, आप दे सकते हैं 3/4, 3 पर स्टार्ट हो 4 पर खत्म हो जाए, है ना। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा, दूसरा क्या होगा, कॉलम। तो मैं बोल सकता हूं इसका ग्रिड कॉलम क्या है, स्टार्ट एंड देने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट क्या है 1, एंड क्या है -1, बस इतना अगर मैं दे दूं और इसको कर दूं कमेंट, तो दीज बोथ आर इक्विवेलेंट, यानी आप सीधे लिखेंगे बस ग्रिड रो, यहां पर देंगे जो भी स्टार्टिंग वैल्यू है जो भी एंडिंग वैल्यू है ना। आप कीजिएगा यहां पर भी ग्रिड कॉलम में भी आप क्या देंगे, सिर्फ ग्रिड कॉलम लिखेंगे, स्टार्ट एंड अलग अलग नहीं लिखना है। यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू देंगे, यहाँ पर एंडिंग वैल्यू देंगे। तो स्टार्टिंग वैल्यू मेरी 1 है, एंडिंग वैल्यू 4 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। मेरा यूआई दोनों के दोनों ही केसेस में यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। सिमिलरली बिल्कुल नीचे करेंगे हम, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए मैं 1 सेकंड लेता हूँ जरा चैट में, इसका ग्रिड रो और एंड जो हम यहाँ पर इस वाले आइटम के लिए लिखेंगे, जरा लिखकर बताइए आइटम 1 के लिए ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम की वैल्यूज क्या क्या आ रही होंगी। पूरा सिंटेक्स लिखिएगा, ग्रिड रो क्या वैल्यू है, ग्रिड कॉलम क्या वैल्यू। देखिए जरा थोड़ी नींद तो नहीं आ गई है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पढ़ते हुए। कितने आंसर्स आए, आंसर ठीक आ जाएगा वो बात तो ठीक है, बट आए कितने, 1 2 3 4 5। यार ये बोरिंग लगने की अजब बीमारी है। चलिए ठीक है, मोस्टली लोग यहाँ पर बता पा रहे हैं रो कॉलम, है ना। 1 एंड -1, 1 एंड -1 अंकुर सोनी जी ठीक नहीं है। इसके लिए आपको रो में भी 2/4 ही लिखना होगा एंड कॉलम में भी 2/4 ही लिखना होगा। प्रीत जी बोल रहे हैं समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया प्रीत जी, एक बार माइक पर आइए बताइए। क्या हुआ, माइक काम नहीं कर रहा है, शर्म आ रही है। चलिए प्रीतीश जी। सर मुझे डाउट है या फिर मतलब मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ सर, लाइक जैसे कि 3 बॉक्सेस है इसके अंदर। तो उसका इसके अंदर स्टार्ट 3 बॉक्सेस हैं। मतलब लाइक हमने 3 डब्बे बनाए ना सर, आइटम मतलब। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, हाँ तो सर तीन तो उसके कहीं भी नहीं अंदर बनाए हमने, 3 कहाँ बनाए हैं। नहीं सर, इन शॉर्ट मैं स्टार्टिंग से 2 3 4 लिखा हुआ है ना, जो मतलब लाइक हेलो। हाँ हाँ, हाँ तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मतलब लाइक हमारा जो 3 रो है। कॉलम्स आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, नहीं सर 3 रोज मतलब 4 रोज, मतलब जो रोज है हमारे। हेलो। 4 रोज, अच्छा हमने 3 डिफाइन की हैं, फोर्थ में वो आ रहा है, ठीक है। हाँ 3 हाँ रोज तो मैं डिफाइन बस की वही। हैं। हाँ जी सर, तो मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब लाइक किसी भी डब्बे का कोना, इन शॉर्ट लाइक जो हमने बॉक्स बनाया है उसका कोना जो स्टार्टिंग होगा वो 1 से स्टार्ट होगा इन शॉर्ट। वही थोड़ा मुझे करेक्ट, कंफ्यूजन लग रहा था। बस करेक्ट, ठीक है सर। जैसे आपने हमारे यहाँ पर ग्रिड लाइंस में देखा, 1,1 विल बी दिस, 2,2 विल बी दिस। तो 1 क्या है, एकदम टॉप लेफ्ट से शुरू हो रहा है, रो बी और कॉलम बी। ऑलवेज थैंक यू सर। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये दूसरे वाले का भी हमको समझ आ गया है, मैं फिर भी यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ग्रिड रो, स्टार्ट नंबर क्या है 2, एंड नंबर क्या है 4, है ना।
जो हमने यहाँ स्टार्ट और एंड डिफाइन किया, ये 2 है, ये 4 है, तो यहाँ आ जाएगा 2/4 सेमीकोलन। ग्रिड कॉलम क्या आएगा? 2/4। ठीक है। तो ऊपर वाला जो है इसको मैं कर देता हूं कमेंट, और ये बेसिकली सेम तरह से अभी भी मेरा ये काम कर रहा होगा। तो हमको क्या ग्रिड लाइन का यूज यहाँ पर करना आ गया, रो कॉलम। सुजीत जी बताइए। सर मुझे थोड़ा नेगेटिव नंबर समझ में नहीं आया। पॉजिटिव तो मैंने देख लिया, लेकिन नेगेटिव नंबर जो आपने यूज कर रहा था उसको एक बार थोड़ा क्या समझ नहीं आया, थोड़ा स्पेसिफिकली बताइए। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नंबर से तो डिफाइन कर रहा हूँ, तो नेगेटिव नंबर क्यों यूज होगा? मतलब पॉजिटिव से तो रो एंड देखिए, कॉलम आपको डिफाइन। नेगेटिव ना यूज करना इज टोटली योर चॉइस, है ना। अगर आप नहीं यूज करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। जैसा मैंने एग्जांपल दिया, अगर आपको भी नहीं पता है कि कितनी सारी रोज फाइनल में ऐड हो जाएंगी, जावास्क्रिप्ट से भी कोई ऐड कर सकता है, बाद में भी कोई ऐड कर सकता है। अगर आप ये डिफाइन करना चाह रहे हैं कि मैं तो हमेशा फर्स्ट कॉलम से लास्ट कॉलम तक पूरे में जगह लूं, तो क्या तरीका है डिफाइन करने का? अगर आपको ये पता ही नहीं कि कॉलम कितने हैं, आप वहां पर माइनस भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि माइनस जो होगा वो हमेशा लास्ट से शुरू होगा। तो ये है -1, ये है -2, -3, -4। जैसे पॉजिटिव है 1 2 3 4। या मान लीजिए हमको नीचे से फुटर डिफाइन करना है, हमको नहीं पता बीच में कितने सारे रोज ऐड हो जाएंगे, तो फुटर के लिए हम बोल सकते हैं कि -1 वाली रो में होगा हमेशा फुटर। -1 का क्या मतलब है? जो भी लास्ट रो है उसमें होगा। तो जैसे 1 फर्स्ट है, इसी तरह से -1 इज लास्ट। अगर उल्टी गिनती शुरू करनी है तो आप माइनस में करेंगे, सीधी करनी शुरू करनी है तो आप प्लस में या अगर पॉजिटिव हमें में। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स पता नहीं चलेगा तो हमने वो नेगेटिव नंबर से स्टार्ट कर सकते हो, राइट? करेक्ट। थोड़ा फ्यूचर प्रूफ अगर आप करना चाह रहे हैं तो नेगेटिव नंबर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा रोज एंड कॉलम्स। अब इसमें एक और कीवर्ड आता है, पहले हम इसको यूज करेंगे, देखेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा ये यूज नहीं होता है, बट फिर भी कैसे इसको यूज होना चाहिए, कैसे लिखा जाता है, वो हम समझेंगे। तो अगला कीवर्ड क्या है? अगला कीवर्ड है हमारा पैन कीवर्ड। तो जैसे हम बेसिकली स्लैश करके डिफाइन कर रहे थे कि कहां तक जाना चाहिए, किस कॉलम नंबर तक जाना चाहिए, इसका दूसरा तरीका क्या है? आप साइज भी डिफाइन कर सकते हैं, कि मैं सिर्फ स्टार्ट डिफाइन करूं और उसका मेरा साइज कितना है वो डिफाइन करूं, और एंडिंग नंबर आप खुद से कैलकुलेट कर लें। जैसे कि हमने यहां पर बोला, मान लीजिए कि मेरा रो स्टार्ट है 3, रो एंड है 4। तो एक तरह से मुझे टोटल स्पैन कितना करना है? अगर मैं आइटम नंबर 7 को देखूंगा तो मेरे को एक ही रो स्पैन करना है, तो मैं यहाँ 3/4 की जगह क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ स्पैन 1, है ना। इसी तरह से मान लीजिए अगर मैं पहले नीचे वाला एग्जांपल ले लूं, जो मेरा आइटम 1 है, ये 2 से स्टार्ट होता है, 4 पे खत्म होता है, तो मैं यहाँ 2/4 की जगह क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट स्पैन 2, यानी 2 से स्टार्ट करना और मेरे को 2 कॉलम्स चाहिए, है ना। यहाँ पर भी ग्रिड कॉलम में भी देखिए, हमने स्पैन कहां पर भी पढ़ा था, जब हम HTML में टेबल्स पढ़ रहे थे, वहां पर भी हमने स्पैन प्रॉपर्टी को देखा था कि अगर आप मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल रोज देखना चाह रहे थे तो वहां भी आप स्पैन को यूज कर सकते थे। स्पैन का क्या मतलब है? स्पैन का एक तरह से अगर आप नॉर्मल मतलब समझना चाह रहे हैं, सिंपल वर्ड मतलब समझना चाह रहे हैं, तो स्पैन का मतलब समझ लीजिए साइज। तो आप यहाँ बोल रहे हैं मैं सेकंड रो से स्टार्ट होऊंगा और मैं मेरा जो रो वाला साइज है वो 2 रो का है। इसी तरह से मैं सेकंड कॉलम से स्टार्ट होऊंगा और मेरा कॉलम साइज कितना है? मेरा कॉलम साइज भी 2 कॉलम्स का है। तो स्पैन जहां पर यूज होगा उसी के कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा। देखिए अभी तक हम जितने भी चेंजेस कर रहे हैं पिछली 2-3 स्लाइड से, हम बस ये देख रहे हैं कि एग्जिस्टिंग को और लिखने के क्या तरीके हैं। मेरा जो फाइनल यूआई है इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है ना। हमने रो स्टार्ट रो एंड देखा, कॉलम स्टार्ट कॉलम एंड देखा, उसके बाद इसके शॉर्टकट देखे, स्लैश लगा के कैसे यूज करना है। स्पैन में हम ये देख रहे हैं कि अगर आप स्टार्ट और एंड दोनों डिफाइन नहीं करना चाहते, आप क्या कर सकते हैं? स्पैन में अपना साइज डिफाइन कर सकते हैं। इसका एक अलग फायदा क्या है? अगेन, ये बहुत सारी चीजें किस लिए बनाई गई हैं कि कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, सबको बाद में नहीं याद रहता है, मल्टीपल डेवलपर सेम कोड को चेंज करते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर क्या करें, आप जब स्टार्ट और एंड डिफाइन कर रहे हैं तो एक तरह से जो साइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आइटम के लिए। देखिए जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे होंगे तो इंडिविजुअल एक आइटम मान लीजिए आप बड़ी दिखाना चाहते हैं, आपने उसका इंपॉर्टेंट साइज डिफाइन किया है, बट साइज वहां पर आप इम्प्लिसिटली डिफाइन कर रहे थे। इम्प्लिसिटली मतलब, अगर मैं इसको थोड़ा सा वापस लगा दूं, इम्प्लिसिटली मतलब कि साइज यहाँ पर कहीं डिफाइंड नहीं है, बट अगर कोई पूछेगा इसका साइज क्या, आप बोलेंगे भाई एंड में से स्टार्ट को माइनस कर लीजिए, तो 4 - 2 इसका साइज है। अब यहाँ 10 होता था, आप बोलते 10 में से 2 माइनस कर लीजिए, 8 इसका साइज है। बट एक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी साइज की, वो हम स्टार्ट और एंड से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए स्पैन आया यहाँ पर कि आप अपना स्टार्ट बताइए और अपना साइज बताइए, और आपके साइज के बेसिस पर एंड हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो कोड में लिखी रहे। अब अगर आपकी आइटम को सिर्फ मूव अराउंड करना है
तो आपको सिर्फ पहले वाला वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, स्पैन वैल्यू आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे आपका साइज तो 2 ही रहने वाला है सपोज, है ना। अगर आपकी आइटम ऐसे इसका साइज चेंज नहीं हो सकता है, तो आप बस स्टार्टिंग और बेसिकली स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम बताइए, और जो साइज है वो वहां पर लिखकर छोड़ दीजिए। आपको जब भी इस आइटम को मूव अराउंड करना होगा, मान लीजिए मैं वापस इसको ले आता हूँ, स्पैन 2, है ना। तो देखिए अब जो मेरी 1 वाली आइटम है, मैं मानकर चल रहा हूँ वो हमेशा 2 रो 2 कॉलम में आती है, और वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मैं चाहता हूँ नहीं, वो तो पहली रो में आना चाहिए, तो मुझे सिर्फ इस 2 को 1 करना होगा, और ये क्या होगा, मेरा 1 वाला ऊपर मूव कर जाएगा, बाकी आइटम्स नीचे मूव कर जाएंगे। मुझे इसका साइज यहाँ पर दोबारा डिफाइन नहीं करना पड़ा, या मुझे इसको 2/4 की जगह 1/3 नहीं लिखना पड़ा, 1/3 नहीं लिखना पड़ा। स्पैन ने क्या किया, स्पैन ने साइज मेरा यहाँ पर लॉक कर दिया है, और अब मैं सिर्फ इसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या है वो यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे दोबारा स्पैन में क्या है, अगर आप विद स्पैन बेसिकली यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, कीवर्ड यूज विद ग्रिड रो एंड ग्रिड कॉलम टू स्पैन अ ग्रिड आइटम अक्रॉस मल्टीपल रोज और कॉलम्स, है ना। और आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसका सिंटेक्स यही है, ग्रिड रो ग्रिड कॉलम जब आप डिफाइन कर रहे हैं तो आप सिर्फ स्टार्टिंग लाइन बताएंगे, उसका स्लैश लगाकर स्पैन लिखेंगे, और नंबर ऑफ रोज कितने आपको स्पैन करने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आपको स्पैन करने हैं, वो आप यहाँ पर लिख रहे होंगे, है ना। इससे क्या होगा, आपका स्पैनिंग वाला जो काम है वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हुआ स्पैन। अब जो ये ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम तरीका है डिफाइन करने का, ये भी लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है बहुत सारी चीजों में। तो अगेन इसको लिखने का एक और भी तरीका है। अगला तरीका क्या आ गया, अगला तरीका आ गया ग्रिड एरिया। ये क्या है, ये जो अभी हमने पढ़ा है उसका भी शॉर्टकट है। उसका शॉर्टकट मतलब अब आपको ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम भी डिफाइन नहीं करना है ना। आपको क्या करना है, आपको बस लिखना है ग्रिड एरिया, एंड यहां पर अब आप क्या दे रहे हैं, स्पैन्स फ्रॉम रो 1 टू रो 3, कॉलम 1 टू कॉलम 4, यानी रो स्टार्ट, कॉलम स्टार्ट, रो एंड, कॉलम एंड, एक ही बार में आप स्लैश लगा लगा कर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ग्रिड एरिया प्रॉपर्टीज यूज टू डिफाइन अ ग्रिड आइटम साइज एंड लोकेशन। यहाँ पर आप इसमें साइज भी डिफाइन कर रहे हैं, लोकेशन भी डिफाइन कर रहे हैं, विद इन अ ग्रिड बाय स्पेसिफाइंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग लाइंस ऑफ बोथ रोज एंड कॉलम्स। तो अब हम, अगर मैं वापस आकर यहाँ पर आपको दिखाऊं, अगर हम स्पैन से वापस चले जाएंगे, हमने स्पैन में किया, हमने पहले क्या किया हुआ था, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ था हमने 3/4, है ना। तो हम यहाँ बोल रहे थे कि भाई मैं 3rd रो में स्टार्ट करूंगा, 4th रो में एंड करूंगा, 1st कॉलम में स्टार्ट करूंगा, -1 कॉलम में एंड करूंगा, है ना। तो ये 3 से हमने 2 में छोटा किया था, अब इसको फिर से छोटा कर सकते हैं कैसे, मैं लिखूंगा ग्रिड एरिया, है ना। सबसे पहले रो स्टार्ट है 3, उसके बाद कॉलम स्टार्ट है 1, उसके बाद रो एंड है 4, और उसके बाद कॉलम एंड है 1। तो एक ये ग्रिड एरिया लिख करके ये जो ऊपर वाला है, अब मैं इसको भी कमेंट आउट कर सकता हूँ। ये 2 लाइंस की भी क्या बन गई, एक लाइन बन गई। अभी नीचे वाली अगर हम देखेंगे, ये भी क्या है, 4 से मेरी 2 लाइन हुई थी, ये 2 लाइन से इसको भी हम एक लाइन में लिख सकते हैं कैसे, ग्रिड एरिया, स्टार्टिंग रो 2, स्टार्टिंग कॉलम 2, बेसिकली एंडिंग रो 4, एंडिंग कॉलम 4। एक ही में अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको और मेरे लिए आसान हो गया लिखना, कि अब मैं ग्रिड एरिया सिर्फ दोनों आइटम्स मैंने डिफाइन किया, और एग्जैक्टली जो चीज हम पहले 4 स्टेटमेंट्स में लिखकर कर रहे थे, हमने देखा 4 में कैसे डिफाइन करना है, हमने देखा 2 में कैसे डिफाइन करना है, और सिंगल आइटम में मुझे सिंगल स्टेटमेंट में कैसे डिफाइन करना है, ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो ग्रिड एरिया क्या है, अगर हम थोड़ा सा बात करें, ग्रिड टेम्पलेट जो हमने डिफाइन किया था, ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड, वो था सबसे बड़ा तरीका। उसका शॉर्ट हैंड क्या आया, ग्रिड रो एंड ग्रिड कॉलम, और उसका शॉर्ट हैंड तरीका क्या आया, ग्रिड एरिया, है ना। तो ग्रिड एरिया की अगर सिंटैक्स की बात करेंगे, रो स्टार्ट, कॉलम स्टार्ट, रो एंड, कॉलम एंड, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ओनली वे जब ये चीजें यूज नहीं होती हैं वो क्या है, आपको ग्रिड एरिया देखकर लगा कि अच्छा ये रो स्टार्ट रो एंड है, कॉलम स्टार्ट कॉलम एंड है ना। अब यहाँ पर कोई नाम तो दिख नहीं रहा हमको, कौन सी वैल्यू क्या है, तो हमको इम्प्लिसिटली पता होना चाहिए कौन सी वैल्यू क्या है। सीक्वेंस क्या है, पहले रो स्टार्ट, फिर कॉलम स्टार्ट, फिर रो एंड, फिर कॉलम एंड, है ना। बहुत सारे जो लोग इंटरव्यूज के लिए देख रहे हैं, इंटरव्यूज स्पेसिफिकली जो रिटन टेस्ट पहले होता है ना, कई बार बहुत सारी जगह पर रिटन टेस्ट होते हैं। जनरली इंटरव्यूज में तो इस टाइप की चीजें नहीं पूछी जाती हैं जहां आपसे एक्सपेक्ट किया जाए कि आपको सिंटैक्स याद होगा, बट कई बार शो द आउटपुट वाले बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं कि ये लिखा हुआ है, इसका आउटपुट बताइए क्या होगा, या इसमें बेसिकली किस तरह से दिख रहा होगा, या आपको ऊपर लिखा होगा ग्रिड एरिया के 4 ऑप्शन होंगे कि अगर ये डिफाइन करना है तो ग्रिड एरिया किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अपने नोट्स में से एक बार इसका रिविजन कर लेना अच्छा है कि हमेशा पहले रो स्टार्ट है, फिर कॉलम स्टार्ट है, फिर रो एंड है, फिर कॉलम एंड, है ना। तो ये क्या है, अगेन अगर आप कंपेयर भी करेंगे पुराने एग्जांपल्स और ये एग्जांपल्स, देखिए यहाँ पर भी हमने जो एग्जांपल दिया है वो सेम ही चलता चले आ रहा है। जो HTML है उसमें मेरा कोई चेंज नहीं हो रहा है, ओनली चेंज यहाँ पर क्या हो रहा है, पुराने वाले को हम कमेंट कर रहे हैं, उसके छोटे छोटे तरीके यहाँ पर
देखते जा रहे हैं कि और छोटा कैसे डिफाइन करना है, और छोटा कैसे डिफाइन करना है। जेड इंडेक्स हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं, हमने एकदम स्टार्टिंग में ही देख लिया कि अगर आपकी लेयरिंग जो है वो बाय ऑर्डर हो रही है, बाय ऑर्डर ऑफ एचटीएमएल की, एचटीएमएल कौन पहले डिफाइंड है कौन बाद में डिफाइंड है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि मेरी कौन सा बॉक्स ऊपर आए कौन सा बॉक्स नीचे आए, आप वहां पर जेड इंडेक्स का जो यूज है वो कर सकते हैं। अगर मैं वापस यहाँ कर देखूं, देखिए 7 वाला जो है वो भी ऊपर आ रहा है, 1 वाला नीचे आ रहा है, मुझे इनका ऑर्डर चेंज करना है, मैं चाहता हूँ 1 वाला ऊपर आए, तो आप आइटम 1 के अंदर जाइए, जेड इंडेक्स लगाइए, एंड मान लीजिए मैं जेड इंडेक्स इसका डिफाइन कर देता हूँ 1। अगर आप 1 भी डिफाइन कर देंगे, बाय डिफॉल्ट सबका जेड इंडेक्स क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सबका जेड इंडेक्स होता है 0, तो अगर आप इसको 1 भी डिफाइन कर देंगे तो क्या होगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा। अगर मैं उल्टा कर देता, मैं यहाँ 1 डिफाइन करने के बजाय दूसरा काम क्या कर सकता था, 7 में जाऊंगा, मैं चाहता हूँ 7 नीचे आए, तो 7 में क्या वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, बताएगा कोई चार्ट में? नेगेटिव, बिल्कुल सही, आलोक जी ने बिल्कुल सही बताया। अगर हम चाहते हैं जो चीज बाय डिफॉल्ट ऊपर है वो नीचे चली जाए, तो आप उसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सबकी वैल्यू 0 है। देखिए इट्स ऑल रिलेटिव, जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में अगर थोड़ा बहुत किसी ने पढ़ा हो, है ना, मुझे तो जितना याद है शायद बीटेक के फर्स्ट ईयर में हमको पढ़ाया गया था फिजिक्स में, बट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बोलती है, हर चीज रिलेटिव है ना, क्या कौन बेसिकली मोशन कर रहा है कौन मोशन नहीं कर रहा है, क्या है, सब आपसे रिलेटिव है। इसी तरह से जेड इंडेक्स जो है उसमें ये मैटर नहीं करता कि आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, मैटर बस ये करता है कि जिन आइटम्स के बीच में कंपटीशन हो रहा है उन सब में आपकी वैल्यू कम है या ज्यादा है। मैं इसको -1 करूं या -100 करूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर इस केस में मुझे क्या देखना है, आइटम 1 और आइटम 7 के बीच में कंपटीशन है, इनमें से जिसकी जेड इंडेक्स कम होगी वो बेसिकली नीचे जाएगा, जिसकी जेड इंडेक्स ज्यादा होगी वो ऊपर आएगा, है ना। अब अगर मान लीजिए नीचे वाले की जेड इंडेक्स क्या होती है, -99 भी हो, तो भी ऊपर कौन आएगा, बेसिकली जो आइटम 1 है वही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 99 बड़ा है, 100 छोटा है ना। अगर ये पहुंच जाएगा 101, तो क्या होगा, फिर सडनली आइटम 7 ऊपर आ जाएगा। तो जेड इंडेक्स इज ऑल कंपैरेटिव, क्योंकि बाकी सबका 0 है, तो इसको अगर ये एज्यूम कर रहे हैं कि बाकी उन्हें डिफाइन नहीं किया है, तो इसको सिर्फ -1 डिफाइन करने की जरूरत है, उसके बाद इसको कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आइटम 7 विल गो डाउन, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया है, इसकी वैल्यू नेगेटिव कर दी है। तो यहाँ ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, आइटम 1 की वैल्यू बड़ी मानी जाएगी, बिना डिफाइन करे भी बड़ी मानी जाएगी, तो आइटम 1 आ जाएगा ऊपर, है ना। तो यही जेड इंडेक्स में हमने दिखाया। डेफिनेशन क्या है, अ सीएसएस प्रॉपर्टी दैट स्पेसिफाइज स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। जेड इंडेक्स हम सिर्फ ग्रिड में इस्तेमाल नहीं करने, हमने पहले भी काफी जगह इस्तेमाल किया है। तो ग्रिड में इसका क्या यूज है, यू कैन यूज जेड इंडेक्स टू कंट्रोल द लेयरिंग ऑफ ग्रिड आइटम्स, यानी अगर ग्रिड आइटम्स में आपस में मल्टीपल लेयर्स क्रिएट हो गए हैं, तो उसमें आप जेड इंडेक्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2 आइटम्स नहीं है, जब आपके डिफाइन करने के ऊपर बात है, यहाँ 3 आइटम्स भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जो सेम स्पेस के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, और वहां आप अलग 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 जेड इंडेक्स की वैल्यू देकर उनका जो स्टैकिंग ऑर्डर है, स्टैकिंग ऑर्डर मतलब कौन किसके ऊपर है, वो आप यहाँ पर इसको आराम से डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ मेरा लेयरिंग। लेयरिंग की अगर हम बाद में बात करें, अब हम बात करेंगे उसकी जो हम पहले बात कर रहे थे, जो यहाँ पर हमको दिख भी रहा है हमारे केस में। क्या हमने तो डिफाइन किए हैं 3 रोज, 1 2 3, और हमने डिफाइन किए हैं 3 कॉलम्स, 1 2 3। अब ये बेचारे 6 और 8 यहाँ पर क्यों है ना, 6 8 यहाँ पर अपने आप से क्यों आ रहे हैं, वो हम देखेंगे यहाँ ग्रिड ओवरफ्लो प्रॉपर्टी में और ग्रिड ऑटो क्रोस। ये 2 चीज हैं जो यहाँ हमको ओवरफ्लो डिफाइन करने में हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो बेसिकली ग्रिड ओवरफ्लो है, इस ग्रिड ओवरफ्लो का यहाँ पर क्या मतलब है। देखिए ओवरफ्लो अगर हम यहाँ पर देखें, हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, ओवरफ्लो की वैल्यू डिफाइन करी हुई है ऑटो का। डेफिनेशन क्या है, डिटरमाइंस हाउ द कंटेंट ओवरफ्लोज द बाउंड्रीज, आपकी बाउंड्रीज के चारों तरफ जो कंटेंट है वो कैसे जाएगा। इसमें आप क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, ओवरफ्लो डिफाइन कर सकते हैं, ओवरफ्लो एक्स डायरेक्शन में डिफाइन कर सकते हैं, ओवरफ्लो वाई डायरेक्शन में डिफाइन कर सकते हैं। ओवरफ्लो एक्चुअली हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, यहाँ हमको देखना है कि ग्रिड के अंदर जब मैं ओवरफ्लो लगाऊंगा तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम वैल्यूज की बात करेंगे, विजिबल, हिडन, स्क्रॉल, ऑटो, ये चारों की चारों वैल्यूज हमने देखी हैं चलाकर, हमने इनके मतलब भी देखे हैं कि ओवरफ्लो के केस में कब बेसिकली मुझको स्क्रॉल बार दिखती है, ऑटो के केस में कैसे वो सिर्फ साइज के बेस पर डिसाइड करता है कि स्क्रॉल बार दिखनी चाहिए या नहीं, ये सब हम पहले से देख कर आए हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ आपको डिफाइन करूंगा कि अगर यहाँ मान लीजिए ओवरफ्लो प्रॉपर्टी में लगा दूं, अभी बताइए अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर कंटेनर में ओवरफ्लो लगा रहा हूं तो क्या 6 और 8 चले जाएंगे उसके नीचे, ऑटो मैंने लगा दिया, है ना। अब बताइए एक्चुअली स्क्रॉल बार के अंदर क्यों नहीं गए,
किसी को समझ आ रहा है? अब ये 6 और 8 तो एक्चुअली मेरे साइज के बाहर हैं, तो 6 और 8 स्क्रॉल बार के अंदर चले जाने चाहिए थे, मैंने ऑटो दे दिया। ऑटो छोड़ो, मैं स्क्रॉल दे देता हूँ और एक्सप्लिसिटली मैं डिफाइन कर रहा हूं। तो देखिए स्क्रॉल बार तो मुझे यहाँ पर दिख रही है दोनों साइड में, पर बार अपीयर नहीं हो रही है ना। देखिए जो स्क्रॉल, ये जो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है, ये ग्रिड के लिए कोई भी स्पेशल काम नहीं करती है ना। आपने कंटेनर का साइज डिफाइन नहीं किया है, आपने कंटेनर की मैक्सिमम हाइट डिफाइन नहीं की है, तो नॉर्मल कंटेनर, कंटेनर एक्चुअली है क्या? आप ही को तो लग रहा है कि ये ग्रिड है, ग्रिड है, हमने इसको ग्रिड बना दिया है, बट अगर नॉर्मली एचटीएमएल के हिसाब से देखें तो कंटेनर क्या है? कंटेनर तो एक नॉर्मल डिव है, और डिव की अगर आप कोई हाइट या विड्थ डिफाइन नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा? क्योंकि एक ही ब्लॉक एलिमेंट है, विड्थ ले लेगा पूरी की पूरी और हाइट होगी चिल्ड्रन के हिसाब से। तो अगर हम मान लीजिए कंटेनर में भी एक जरा बैकग्राउंड कलर अगर डिफाइन करते हैं और समझने की कोशिश करें कि मेरा कंटेनर एक्चुअली है कहां तक, तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए हम यहाँ क्या डिफाइन कर देते हैं, और थोड़ा ऐसा कलर लेते हैं कि सब कुछ गुड़ गोबर हो जाए, है ना। मान लीजिए स्लेट ब्लू, और ज्यादा गंदा दिखना चाहिए। अब देखिए क्या हो रहा है, ये देखते ही क्या हुआ, पूरा का पूरा विड्थ इसने ले लिया। अभी क्या है, ऊपर थोड़ा सा दिख क्यों रहा है? मैं मान लीजिए लगा देता हूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर कि भाई सबका मार्जिन पैडिंग, बॉक्स साइजिंग हमको डिफाइन नहीं करना है, मार्जिन पैडिंग जरा 0 कर दीजिए। मार्जिन पैडिंग 0 कर दिया, एकदम स्टार्टिंग से शुरू हुआ एंड तक पहुंच गया, है ना। अब देखिए लास्ट में अब ये एंड पर नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने ओवरफ्लो में स्क्रॉल डिफाइन कर दिया है कि भाई स्क्रॉल करना कंपलसरी है, स्क्रॉल होना ही होना चाहिए, है ना। तो ये बैकग्राउंड यहाँ पर आ गई है। अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि 6 और 8 नीचे चले गए। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी कोई भी हाइट डिफाइन नहीं की। मैं हाइट कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? कंटेनर में मान लीजिए मैं डिफाइन कर देता हूँ मैक्स हाइट 400 पिक्सल, है ना। अब जैसे ही हमने मैक्सिमम हाइट डिफाइन की 400 पिक्सल, शायद थोड़ी ज्यादा है, एक बार देख लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 200। मैं इसकी हाइट क्यों डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। कंटेनर, अच्छा 200 भी थोड़ी ज्यादा थी, है ना। मान लीजिए मैक्स हाइट मैंने डिफाइन कर दी कितनी, 160 पिक्सल्स। मैं जनरली ये जो पूरा पेज है आपको हम मतलब बहुत ज्यादा जूम में दिखा रहे होते हैं, इसलिए आज थोड़ी आदत नहीं पड़ रही है ना। पर देखिए यहाँ क्या हुआ, अब जैसे ही मैंने लिखा हुआ है क्या, ओवरफ्लो स्क्रॉल, तो स्क्रॉल बार तो पहले से आ रही थी, अब जो बाकी आइटम्स हैं वो स्क्रॉल हो रही है ना। तो इंपॉर्टेंट बात बस यहाँ पर ये समझनी है कि ओवरफ्लो जो है वो एकदम नॉर्मल ओवरफ्लो है, वो ग्रिड में बेसिकली ग्रिड को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगा। ओवरफ्लो जो लग रहा है वो आप ये मानकर चलिए कि एक तरह से किस पर लग रहा है, बस इस बाहर वाले डिव पर लग रहा है। तो जो नॉर्मल डिव ओवरफ्लो में जिस तरह से बिहेव करता है, यहाँ भी डिव ओवरफ्लो में उसी तरह से बिहेव करेगा, है ना। तो बेसिकली ओवरफ्लो तो हमने बेसिकली सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर देखी हुई हैं। अगर मैं जो मैंने स्क्रॉल दिया है इसको मैं दे दूं ऑटो, तो अब क्या होगा, वर्टिकल स्क्रॉल बार आएगी, हॉरिजॉन्टल वाली गायब हो जानी चाहिए, है। मैंने, अच्छा ये 200 फिर से रीसेट हो गया, जैसे ही हमने चेंज किया, इसको कर देते हैं 150 फिर से, है ना। तो क्या हुआ, देखिए वर्टिकल स्क्रॉल बार आ गई है, हॉरिजॉन्टल नहीं आई है। ऑटो के केस में क्या होता है, जब साइज बड़ा है, जब साइज छोटा है, आपके कंटेंट का साइज बड़ा है, तो स्क्रॉल बार आती है, अदरवाइज स्क्रॉल बार नहीं आती है ना। तो ओवरफ्लो का यहाँ और कोई भी स्पेशल काम नहीं है। फिलहाल मैं ओवरफ्लो को भी और जो इसकी मैक्स हाइट है दोनों को कर देता हूँ कमेंट, है ना। तो ये तो हुआ ओवरफ्लो। ये ऑटो रोज का क्या मतलब है? अगर हम कहीं पर भी ऑटो रोज डिफाइन कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, ऑटो रोज या ऑटो कॉलम का? देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ऑटो रोज डेफिनेशन क्या है, डिफाइंस द साइज ऑफ इम्प्लिसिटली क्रिएटेड रोज। यानी हम क्या बोल रहे हैं, हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि भाई मैंने तो 100 50 पिक्सल की मान लीजिए हमने रोज डिफाइन करी है, मैं यहां बोल सकता हूं ग्रिड ऑटो रोज। अगर आप अपने आप से कोई भी रो ऐड करने वाले हैं तो उसका साइज जरा 100 पिक्सल कर दीजिएगा अपने आप। तो देखिए क्या हुआ, जो रो इसने खुद डिफाइन की ओवरफ्लो होने की वजह से, वो इसने कितने साइज की डिफाइन कर दी, 100 पिक्सल की डिफाइन कर दी, यानी बड़ी डिफाइन कर दी। आपको दिख रहा होगा 6 और 8 जो है उनका साइज क्या हो गया है, बड़ा हो गया है ना। तो आप यहां पर डिफाइन कर सकते हैं ऑटो रोज का मतलब कि भाई मैंने जितने रोज और जितने कॉलम्स डिफाइन किए हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा अगर आप रोज या कॉलम्स ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहां आ जाएगा। निर्मला जी पूछ रही हैं वेयर इज द 7th बॉक्स। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई बताएगा क्या 7th बॉक्स कहां गया, चैट में बताओ। सर जेड इंडेक्स जो आप डिफाइन किया है ना, इसलिए वो बैक चला गया है, उनको उसको -1 दिए थे ना, इसलिए किसके बैक चला गया है, बैकग्राउंड के पीछे चला गया ना, जेड इंडेक्स डिफाइन किया है। बिल्कुल नीरज जी सही बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं 1 के पीछे है, देखिए 1 के पीछे तो वो पहले भी था, है ना।
यहाँ पर डिफरेंस क्या आया है? डिफरेंस ये आया कि पहले जो इसका पेरेंट था उसमें हमने कोई भी बैकग्राउंड डिफाइन नहीं किया हुआ था। तो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड क्या होता है? बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड है वो होता है ट्रांसपेरेंट। तो क्योंकि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट था, वो पेरेंट के पीछे तो पहले भी था, बट क्योंकि पेरेंट का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट था इसलिए हम 7 को देख पा रहे थे। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर हमने दिया है, जो हमने कंटेनर पर दिया, अगर मैं बैकग्राउंड कलर हटा दूं तो क्या होगा? तो देखिए 7 मुझे यहाँ पर दिखने लगा, जो भी 1 के पीछे अभी भी है ना। पर क्योंकि हमने 7 का जो z इंडेक्स है वो -1 दे दिया है, वो अपने पेरेंट के भी पीछे चला गया है। तो -1 देने के बजाय अगर मैं चाह रहा हूं कि नहीं 1 ऊपर दिखना चाहिए, तो बेटर तरीका क्या है, 1 का z इंडेक्स +1 दे दें। मैंने +1 दे दिया, 1 ऊपर है 7 नीचे है अभी भी। बट अब जब मैं कंटेनर में आकर क्या दूंगा, एक बैकग्राउंड कलर दूंगा, मान लीजिए वॉयलेट मैंने दे दिया, इस बार क्या होगा, इस बार 7th एलिमेंट गायब नहीं होगा, है ना। इस बार 7th एलिमेंट जो है वो गायब नहीं होगा। 7th एलिमेंट गायब क्यों नहीं हो रहा है? 7th एलिमेंट अब गायब इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पेरेंट का जो z इंडेक्स है वो क्या है, पेरेंट का z इंडेक्स है 0। हमारा जो बेसिकली दूसरा एलिमेंट है उसका z इंडेक्स भी 0 है। 1 का z इंडेक्स हमने 1 बेसिकली सेट किया है ना। 1 का z इंडेक्स हमने 1 सेट किया है, तो सब चीजें हम उसके ऊपर लगा रहे हैं, हमने पीछे कुछ नहीं भेजा। जैसे हमने -1 किया तो पेरेंट के पीछे चला गया था, फिर भी दिख इसलिए रहा था क्योंकि पेरेंट वॉज ट्रांसपेरेंट। पेरेंट में ने जैसे ही अपना एक बैकग्राउंड लगाया, वो इमेज लगा ले या मान लीजिए इस केस में उसने बैकग्राउंड कलर लगा लिया है, तो उससे पीछे वाली जो चीजें हैं वो दिखना बंद हो जाएंगी, है ना। अब मैं एक्चुअली ये भूल गया कि हम डिस्कस क्या कर रहे थे। हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे ग्रिड ऑटो रोज, है ना। तो ग्रिड ऑटो रोज में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर क्या दिखा रहे थे कि जैसे ही मैंने बोला ग्रिड ऑटो रोज, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी नई रो हम ऐड कर रहा है, जो भी बेसिकली ग्रिड अपने हिसाब से नई रोज ऐड कर रहा है, उनका साइज ये होगा, है ना। किसी ने पूछा था कि रिपीट करना पड़ेगा क्या बार बार, है ना। देखिए अगर आपको पहले से पता है कितने नंबर ऑफ रोज कॉलम्स डिफाइन करने हैं, तो वो कैसे डिफाइन करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। बट अदरवाइज आप बस ये भी डिफाइन करके छोड़ सकते हैं कि भाई सारी रोज, हम मान लीजिए यहाँ पर हमने पहले से भी 50 पिक्सल की रखी है, अगर मुझे सारी ही 50 पिक्सल की रखनी हो तो मैं यहाँ सीधे 50 पिक्सल ही डिफाइन कर सकता हूँ और सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन कर सकता हूँ। इसी तरह से कॉलम करना है कि बाय डिफॉल्ट कॉलम ऐड होगा तो कैसे होगा, तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? ग्रिड ऑटो कॉलम्स, मान लीजिए इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूँ क्या, 100 पिक्सल, है ना। पर देखिए अभी तक हमने ये तो देखा ही नहीं, अभी तक हमने जितने कॉलम डिफाइन किए उसके बाद वो चीजों को कहाँ डाल रहा है, नेक्स्ट लाइन में डाल रहा है। अगर मैं यहाँ कर जरा 2 आइटम्स और बढ़ा लूं, है ना, मान लीजिए यहाँ मैंने डिफाइन कर लिया 9, यहाँ मैंने डिफाइन कर लिया 10, तो क्या होगा, इसने देखिए एक रो और ऐड कर ली। तो बाय डिफॉल्ट ये जो चीजें ऐड कर रहा है, ये कहाँ ऐड कर रहा है, तो रो में ऐड कर रहा है, तो कॉलम वाला तो कभी यूज होगा ही नहीं, है ना। ऑटो कॉलम तो इसने कभी ऐड ही नहीं किया, वो भी हम आगे चल के देखेंगे कॉलम को ये कैसे ऐड करता है ना। तो हम आ जाते हैं वापस, अभी हमको ओवरफ्लो समझ आ गया कि ओवरफ्लो बेसिकली नॉर्मली यहाँ पर काम करता है, और जो ग्रिड ऑटो रोज है वो बेसिकली ये बताता है कि ऑटोमेटिकली जो भी आप रो ऐड करेंगे उसका साइज यहाँ पर कितना होना चाहिए। कॉलम जो ग्रिड ऑटो कॉलम्स है वो ये डिफाइन करता है कि अगर कॉलम्स कोई ऑटोमेटिकली ऐड हो रहे हैं तो वो बेसिकली कहाँ पर ऐड हो, है ना। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक और इसकी प्रॉपर्टी आती है ग्रिड ऑटो फ्लो। ग्रिड ऑटो फ्लो क्या है, जो हम अभी बात कर रहे थे, ग्रिड ऑटो फ्लो वही है। ऑटो फ्लो हम ये बोल रहे हैं कि अगर आइटम ज्यादा हो जाते हैं तो आप रो ऐड करेंगे या कॉलम ऐड करेंगे। बाय डिफॉल्ट ही क्या ऐड करता है, बाय डिफॉल्ट ही ऐड करता है रोज। बट आप ये यहां पर डिफाइन कर सकते हैं ग्रिड, माफ कीजिएगा, ग्रिड ऑटो फ्लो के अंदर आप यहां पर डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि भाई जो भी नए आइटम्स होंगे, है ना, उनको आप कॉलम में डिफाइन करिएगा, नए कॉलम्स ऐड करिए, नई रोज ऐड मत करिए। तो इसने क्या किया, अब जो हमारी 3 रोज थी वो 3 की 3 ही रोज छोड़ दी, रो देखिए अभी भी 3 है, और जो आइटम एक्स्ट्रा हुए उसके लिए पहले इसने एक नया कॉलम ऐड किया। तो देखिए पहले 1 2 3 4 5, तो बेसिकली 6 तक इसने यहाँ पर ऐड किए हैं। 7 क्योंकि यहाँ पहले से जगह ले चुका था तो 6 अपनी जगह छोड़कर चला गया नेक्स्ट ओवरफ्लो में। बाद के जितने भी आइटम्स ऐड हुए, चाहे वो 8 है, चाहे वो 9 है, चाहे वो 10 है, यहाँ देखिए स्क्रॉल बार भी अपने आप आ गया पेज पर, वो इसने कहाँ डिफाइन किए हैं, यहाँ डिफाइन किया है। क्योंकि ओवरफ्लो होकर पेरेंट के बाहर जा रहा है तो देखिए 10 उसके बाहर भी दिख रहा है ना। तो ये हमको समझ आ गया ऑटो फ्लो का क्या मतलब है। ग्रिड ऑटो फ्लो कंट्रोल्स हाउ ऑटो प्लेस्ड आइटम्स आर इंसर्टेड इनटू द ग्रिड। ऑटो प्लेस मतलब कुछ आइटम्स तो हम प्लेस कर रहे हैं, उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा आइटम्स हैं जिसको बेसिकली ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट उनका किया जा रहा है, तो वो कहां पर होना चाहिए, रो में होना चाहिए, कॉलम में होना चाहिए, है ना। वैल्यूज इसकी आप क्या क्या दे सकते हैं, आप दे सकते हैं रो, कि रो में ऐड करो, कॉलम, नए कॉलम्स ऐड करो। डेंस क्या है, डेंस क्या करता है, ट्राइज टू फिल इन गैप्स इन द ग्रिड। यानी एक बार ये भी चलाकर देख लेते हैं, मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू क्या दे देता हूँ,
इसको मैं फिलहाल रो ही लगता हूं ताकि हमको एक स्क्रीन पर दिख पाए, है ना। ये मैंने रो किया, बट उसके बाद मैंने क्या किया, सॉरी रो की जगह हमने क्या दे दिया, डेंस दे दिया, है ना। तो देखिए यहाँ पर अभी फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि गैप हमने ऑलरेडी पहले से यहाँ पर दिए हुए नहीं थे, या गैप ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं थे। अगर आप बेसिकली यहाँ पर गैप बोलेंगे तो क्या बोलेगा, इंश्योरिंग आइटम्स आर प्लेस्ड इन द स्मॉलेस्ट अवेलेबल स्पॉट। तो अगर अपनी कोई इंडिविजुअल आइटम्स भी दे रहा है और बीच में कोई भी गैप्स खाली बचे हैं तो ये क्या करेगा, उन गैप्स में डालने की कोशिश करेगा। रो डेंस क्या करेगा, कंबाइंस रो एंड डेंस, प्लेसिंग आइटम इन रोज एंड ट्राइंग टू फिल गैप्स। अगर कोई भी गैप क्रिएट हुए हैं तो यहाँ उन गैप को बेसिकली फिल करेगा। कॉलम डेंस क्या करेगा, अगेन कॉलम में बेसिकली फिल करने की कोशिश करेगा, साथ साथ अगर कोई भी गैप्स क्रिएट हुए हैं तो उनको फिल करने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये है ग्रिड ऑटो फ्लो। बेसिकली आप इसमें मोस्टली क्या यूज कर रहे होंगे, रो या कॉलम की वैल्यू यूज कर रहे होंगे। रो भी एक्चुअली यूज नहीं करेंगे, रो तो बाय डिफॉल्ट है ही। ओनली वे दैट यू विल यूज दिस इज अगर आप नए कॉलम्स में अपनी वैल्यूज को ऐड करना चाहते हैं कि भाई अगर कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी तो उसको आप कॉलम्स में ऐड कर दीजिएगा। एक चीज यहाँ पर अभी हम और देखते हैं जिसका नाम है फ्रैक्शनल यूनिट। ये सबसे पहली जो स्लाइड थी उसके अंदर हमने इसकी बात की थी, फ्रैक्शनल यूनिट्स की। फ्रैक्शनल यूनिट क्या है, अभी तक हम जो अपना साइज डिफाइन कर रहे हैं वो किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, पिक्सल्स में डिफाइन कर रहे हैं। बट यू कैन ऑल्सो से कि भाई मेरा जो ग्रिड है ये तो अपना जो पेरेंट ने इसको स्पेस दिया है वो ये स्पेस लेगा ही लेगा, उसके बाद जितना भी स्पेस है उसको आपस में बांट लेते हैं, है ना। तो फ्रैक्शन क्या है, आप बेसिकली अगर हम यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट रोज या ग्रिड टेम्पलेट कॉलम जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या डिफाइन कर सकते हैं कि भाई जितना भी स्पेस है उसको कितने में डिवाइड कर लो, 1 + 2 + 1, यानी उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो। एक हिस्सा पहला कॉलम, 2 हिस्सा दूसरा कॉलम, एक हिस्सा तीसरा कॉलम। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ कर लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम डिफाइन किया था, अभी तो हम सबका जो स्पेसिंग है मान लीजिए वो बराबर दे रहे थे। अगर मान लीजिए लास्ट वाला जो है वो 200 पिक्सल्स का होता, है ना, तो हम यहाँ क्या डिफाइन कर रहे थे, पहला कॉलम इज 100 पिक्सल्स, दूसरा कॉलम इज 100 पिक्सल्स, तीसरा कॉलम इज एक्चुअली 200 पिक्सल्स। तो ये पिक्सल्स में डिफाइन करने के बजाय मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 FR एंड 2 FR। तो अब क्या करेगा ये, देखिए जितना भी अवेलेबल स्पेस है अब यहां से शुरू हो जाएगा स्केलिंग, है ना। जो हम बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं, अब जितना भी स्पेस इसको पेरेंट देगा ये अपने टोटल स्पेस को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट 2 लेगा, एक पार्ट 3 लेगा, 2 पार्ट 4 ले लेगा, है ना। तो अभी क्या कर रहा है, इसका जो पेरेंट जितना भी इसको स्पेस दे रहा है उस हिसाब से ये उसको यूज कर रहा है ना। तो इन्होंने टोटल स्पेस को डिवाइड कर लिया है क्योंकि जो इनका पेरेंट है वो क्या है, वो एक बेसिकली ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसने पूरा का पूरा विड्थ यहाँ पर कैप्चर किया हुआ है और वो पूरे विड्थ को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, 2 3 बेसिकली 1 पार्ट एंड 2 पार्ट्स। ये हमको समझ आएगा कि फ्रैक्शन यूनिट्स को कैसे यूज करना है। ये कैसे परसेंटेज की तरह चल रहा है, परसेंटेज भी यहाँ पर लगा सकते हैं, भी लगा सकते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है ऑलरेडी। जो रेस्पॉन्सेज हैं, जो क्वेरीज हैं वो मेरे को थोड़ी सी ढलती हुई नजर आ रही है। देखिए थोड़ा सा टॉपिक इसी टाइप का है। जी भास्कर जी। सर आपने जितने भी आइटम्स डिफाइन किए हैं, लेट्स से x क्रॉस y के ग्रिड में डिफाइन किया है, उसके बाद जो आइटम्स ओवरफ्लो हो रहे हैं वो ग्रिड के अंदर नहीं है, तो वो साइज किसका एक्सेप्ट कर रहे हैं? ग्रिड के अंदर नहीं है, नहीं ग्रिड के अंदर ही है। देखिए तभी तो बैकग्राउंड साइज बढ़ रहा है। हमने यहाँ पर क्योंकि ऑटो कॉलम्स यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, सॉरी कहाँ गया वो, यहाँ हमने डेंस डिफाइन किया। मान लीजिए मैं इसको रो डिफाइन कर दूं या मैं इसको कॉलम डिफाइन कर दूं, तो वो क्या कर रहा है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑन द रन टाइम ऐड कर रहा है। देखिए अभी यहाँ पर क्या हुआ, अभी मैंने मान लीजिए यहाँ पर बोल दिया इसको कि नए कॉलम्स आप ऐड कर दीजिएगा। अगर कोई पूछे इस समय इसके अंदर कितने कॉलम है, हमने 3 रो 3 कॉलम डिफाइन किए हैं, बट यहाँ एक्चुअली 3 रोज और 5 कॉलम्स हैं, क्योंकि इसने जो ये 2 नए कॉलम्स है ये ऐड कर लिए हैं बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा आइटम्स। और ये हमने इसको ऑलरेडी बोला है कि जब भी एक्स्ट्रा होगा तो उसको कॉलम बना देना और उसको 100 पिक्सल्स का बनाना, है ना। अब देखिए अब अगर मैं साइज बढ़ाऊंगा तो 6 और 10 बड़े नहीं होंगे, आप इनके कॉम्बिनेशंस भी यूज कर सकते हैं। बहुत बार टेबल में क्या होगा, मान लीजिए लेफ्ट में आपने हेडिंग लिखी हुई है, राइट में आपने वैल्यूज लिखी हुई है। आप ये चाहेंगे टेबल बड़ी हो तो हेडिंग तो बड़ी ना हो, वैल्यू के लिए थोड़ा सा ज्यादा स्पेस आ जाए। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, जो हेडिंग है उसका फिक्स साइज डिफाइन कर दीजिए, बाकी को फ्रैक्शन में डिफाइन कर दीजिए। अब देखिए जो हमने पहले 3 कॉलम्स डिफाइन किए थे ये हमने फ्रैक्शन में डिफाइन किए हैं, जो 2 4 और 5 वाले दिख रहे हैं। जो बाद के 2 हैं उनको हमने बोला है 100 पिक्सल का रखिएगा। तो मैं कितना भी छोटा करूं, देखिए बाद वालों का साइज ना छोटा होगा, मैं कितना भी बड़ा करूं ना बाद वालों का साइज चेंज होगा। अगर आप वहां पर भी 1 FR लिख देंगे, मान लीजिए मैं नए कॉलम के लिए भी बोल देता हूं कि आप इसको भी 1 FR कर दीजिए, तो क्या होगा, अब सारे स्पेस अपने बराबर बराबर बांट लेंगे। कितने स्पेस में बटेगा टोटल, 1 1 2, यानी 4 तो ये हुए, 2 नए कॉलम्स ऐड हुए यानी 5 और 6। टोटल स्पेस को पहले 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, बाकी सबको एक एक हिस्सा मिलेगा, थर्ड कॉलम को 2 हिस्से मिलेंगे क्योंकि उसने अपनी वैल्यू डिफाइन की है 2 FR। अब मैं जब इसको बड़ा छोटा करूंगा तो क्या होगा,
सब देखिए बराबर बड़े हो रहे हैं, बराबर छोटे हो रहे हैं। भास्कर जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मिला क्या? यस सर। ऑल राइट। देखिए मुझे ऑलरेडी ऐसा लग रहा है, 5 मिनट बचे हैं क्लास के, बट ऑलरेडी आज थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड टाइप की थोड़ी सी स्थिति है ना। तो मैं अभी जो हमारा ग्रिड है ये हाफ से बहुत थोड़ा सा ज्यादा हुआ है ना। तो आज के लिए हम यहाँ पर पॉज करते हैं। एक बार जाइएगा, इसको थोड़ा सा ट्राई करिए, रिवाइज करिए। होपफुली हमको पोर्टल पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। होपफुली कल क्लास के स्टार्टिंग में हमको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे भास्कर जी ने मान लीजिए क्वेश्चन पूछा, पोर्टल पर पूछा, मुझसे भी पूछा, मुझे अच्छा लगा कि हाँ ये क्वेश्चन सबके साथ डिस्कस करना चाहिए, तो क्लास के स्टार्टिंग में हमने सबके साथ डिस्कस किया। इसी तरह से पोर्टल्स पे आप क्वेश्चन पूछिएगा, अभी हमने जितना ग्रिड कवर किया है उसके बारे में, एंड देन या बेसिकली आप क्लास के स्टार्टिंग में अगर आपका कोई डाउट है तो वहां पर भी आप पूछ सकते हैं। सुजीत जी। मुझे तो ग्रिड समझ में आया, लेकिन वो ग्रिड जो है प्रैक्टिकली वेबसाइट में कब यूज होता है? मतलब जैसे बड़े बड़े वेबसाइट होते हैं वहां पर तो मुझे दिखता है फ्लेक्स बॉक्स ज्यादा यूज होता है। वो हम हाँ मोस्टली जगह फ्लेक्स बॉक्स ही यूज होता है, बात सही है। पर उसका एक कारण ये भी है कि फ्लेक्स थोड़ा सा हैंडल करने में आसान है। आप यहाँ देख रहे हैं ऑलरेडी कितना कॉम्प्लिकेशन आ गया है। अभी इसमें जब हम कल इसकी पढ़ाई करेंगे तो और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हम यहाँ पर ऐड कर रहे होंगे ग्रिड में, है ना। तो इस वजह से भी बहुत जगह पर यूज नहीं होता है, बट इसका प्रैक्टिकल यूज भी हम देखेंगे कैसे पूरी वेबसाइट को डिफाइन करने के लिए, वो हम कल देख रहे होंगे। तो उसमें भी हम ग्रिड को कैसे यूज कर सकते हैं। बट कल की क्लास अच्छे से समझ आए उसके लिए आज वाली क्लास को ठीक से रिवाइज करिएगा। मैंने इसलिए एक्चुअली आज की क्लास के जो नोट्स हैं वो भी सुबह ही अपलोड कर दिए थे, है ना, ताकि बेसिकली आप देख पाए। अभी भी आज की क्लास के, कल के क्लास के टोटल नोट्स नीचे अपलोडेड हैं। आप कोशिश करिएगा नोट्स को लें, कम से कम आज तक की क्लास में हमने जितना कवर किया है उसको एक बार ठीक से कवर करें, ठीक से रिवाइज करें। कल जो भी डाउट्स हैं वो पूछें, और उसके बाद हम कल कोशिश करेंगे कि जो ग्रिड है इसको हम कंप्लीट कर दें। देखिए एक दो क्लासेस ऐसी होंगी जहां पर थोड़ी सी अगेन इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाली स्थिति होगी, या ऐसा लगेगा इमीडिएटली कि कम समझ आया है। बट आप घर जाके अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, इसको एक ग्रिड बनाकर चीजों को खेलने की कोशिश करेंगे जितनी चीजें हमने दी हैं, तो डेफिनेटली चीजें और बेटर आपको समझ आ रही होंगी, है ना। चलिए यहाँ पर क्लास एंड करता हूँ। 2-4 मिनट का मजा लीजिए और उसके बाद इसको ट्राई करके देखिए, है ना। जय हिंद, जय भारत।